हेलो बच्चों, कैसे हो? फर्स्ट क्लास। तो चलिए, हम लोग का प्रेजेंट टाइम में चल रहा है चैप्टर रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन का 5 एपिसोड आपने पढ़ चुका है। पूरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का टॉपिक आपका तैयार हो चुका है और अब है यह रोटेशनल मोशन का लेक्चर नंबर 6, एपिसोड नंबर 6, P100 फिजिक्स, मैं HDP सर। तो आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तो देखे होंगे कि लास्ट लेक्चर जिनका सब कुछ कंप्लीट है उनको सब कुछ पता होगा कि बहुत ही गजब का हम लोगों ने रोटेशन पर बेस्ड जितने भी न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं, टार्क पर बेस्ड जितने भी न्यूमेरिकल हो सकते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पर जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन मैक्सिमम हम लोगों ने सॉल्व कर डाला है। ये सारे क्वेश्चन, यानी ये टाइप के पूरे क्वेश्चन सब कुछ सॉल्व हो चुके हैं। और अब है हम लोगों के पास में जब सॉल्व करना है हम लोगों को क्या, रोलिंग मोशन। तो यहाँ पर हम 2-3 और बहुत ही इंटरेस्टेड कॉमन सेंस के छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। तो 2-3 क्वेश्चन हैं, हम इनको लेते हैं और इसके बाद हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज के इस एपिसोड में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रोलिंग मोशन। यह चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शुरू से लेकर के लास्ट तक आप देखेंगे तो यह रोलिंग मोशन में रिजिड बॉडी डायनामिक्स चैप्टर चल रहा है, उसकी ये जो पार्ट है बेटा वह है रोलिंग मोशन। तो आइए चलिए हम लोग देखते हैं, पहले लेते हैं 2-3 न्यूमेरिकल, बहुत ही छोटे इंटरेस्टेड हैं, थोड़ा सा छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इनको सॉल्व करते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं चैप्टर रोलिंग मोशन। तो आ जाइए, आपके एग्जाम में, चूंकि एग्जाम में आया हुआ है तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही छोटे क्वेश्चन, आप देखते हैं आंसर मार देंगे। लेकिन छोटा हो या बड़ा हो, P100 फिजिक्स, हम लोग छोटे हो या बड़ा हो, सारे क्वेश्चंस को हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से सॉल्व करते हैं। जीरो से बिल्कुल स्टार्ट किया जाता है और हर चैप्टर को उसके अंजाम यानी कि वहाँ पीक तक, जहाँ तक IIT एडवांस के न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं बेटा, वहाँ तक हम लोग उसको लेकर के जाते हैं। स्टार्ट किया जाता है कहाँ से? बिल्कुल जीरो से पहुँचाते हैं कहाँ पर? जहाँ की आगे फिजिक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि आपका अल्टीमेट टारगेट क्या है बेटा? IIT और नीट। ओके, कम ऑन द पॉइंट। यह एक दिया हुआ है, यह एक स्ट्रक्चर बना हुआ है और कह रहा है कि इसमें यह एक फ्रेम है, इस तरह का यह एक फ्रेम है जिसमें यह इतना हिस्सा, ये इतना पार्ट जो है ना, ये बना हुआ है आयरन का। ये किसी एग्जाम में आपके पूछा गया क्वेश्चन है। और ये इतना बना हुआ है, यह इतना जो पोर्शन है बेटा, ये बना हुआ है वुड का, लकड़ी का बना हुआ है यह इतना। और इस एंड पर फोर्स लगाया गया है, देखिए इस एंड पर एक फोर्स लगा है F, इस एंड पर एक फोर्स लगा है F। यहाँ पर यह फिक्स है। फिक्स मीन्स कि यह इसके अराउंड ऐसे मोशन कर सकता है। इस प्लेन में, ब्लैक बोर्ड पर यह मोशन कर सकता है, वर्टिकल प्लेन में मोशन करने के लिए यह फ्री है। और यह देखिए, यह इतना पोर्शन बना है आयरन का, यह वुड का। जस्ट ऐसे ही यही वाला डायग्राम, वही फ्रेम यहाँ भी है। अंतर यह है कि अब पहले जो है ना, वुड को यहाँ पर पहले दिया है तो यह बाद में कर दिया है। अंतर बेटा वही सेम डायमेंशन है, दोनों एक ही है बेटा। यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया ए इसमें भी है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए इसमें भी है, L लंबाई टोटल यहाँ भी है, L लंबाई यहाँ भी है। अंतर मात्र यह है, देखिए अंतर मात्र है बेटा कि यहाँ पर वुड इधर है, यहाँ पर वुड यहाँ पर है, यानी लकड़ी इधर है और इधर आयरन है, इधर आयरन बेटा। फोर्स वही लगाया गया है F फोर्स यहाँ भी लगा हुआ है। यहाँ पर भी यह फिक्स है, वैसे ही देखिए यहाँ पर भी ओमेगा से घूमने के लिए फिक्स है इस वर्टिकल प्लेन में, ब्लैक बोर्ड के ऊपर। ठीक बेटा, चलिए अब दोनों ही अवस्थाओं में दिया गया है बेटा ये, हाँ दोनों बराबर रहेगा, एक जैसा है, दोनों एक ही चीज़ है ही दोनों। चल बेटा, तो अब यहाँ पर दिया क्या है? यहाँ पर दिया है, हाँ देखिए यह पूरा एक ही है, सब कुछ एक ही है डायग्राम। तो जब यह पहले वाले फिगर में, देखिए यह पहले वाले फिगर में एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग उत्पन्न होता है ω1 और इस वाले में एंगुलर वेलोसिटी उत्पन्न होता है ω2। तो अब 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। ओके, कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है बेटा। कह रहा है ω1 बराबर ω2, दूसरा कह रहा है कि ω1 विल बी ग्रेटर देन ω2, तीसरा कह रहा है ω1 लेस देन ω2 और चौथा कह रहा है बेटा नन।
इनमें से कोई नहीं। तो मारिए, आपका समय शुरू होता है अब। 1 मिनट का समय लीजिए, आंसर मारिए, उसके बाद अपना आंसर मिलाइए। हाँ, उसके बाद अपना आंसर मिलाइए, मार दीजिए, जो भी अच्छा लगे मारिए। तो आंसर जब आपको मारना होता है आपके अपने एग्जाम में, जब रियल में बेटा एग्जाम होता है आपका और आंसर आपको मारना होता है, तो 2 ही चीज़ें आप यूज़ करते हैं। नंबर 1, या तो जो अच्छा लगता है उसको मारते हैं, या नहीं तो जब फिर जम करके पढ़ाई की होते हैं, मेहनत की होते हैं, अच्छी तरह से सारे एपिसोड पढ़े होते हैं, तब आप सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद आंसर जो आता है उसे मारते हैं। तो आपको जो आंसर आएगा वही मारना है, जो अच्छा लगे वो नहीं। हाँ चलिए मारिए आंसर। हो गया बेटा? चलिए तो अब आंसर मिलाइए, आ जाइए, कम ऑन द पॉइंट। तो कौन सा आंसर होगा भाई? आइए निकाला जाए। पहले यहाँ पर ω1 की वैल्यू कितनी आ रही है? जानते हैं कि टार्क बराबर होता है आई अल्फा, ये होता है टार्क बराबर आई अल्फा। अल्फा जितना ज़्यादा होगा, अल्फा आई जितना ज़्यादा होगा, तो अल्फा का मान उतना ही कम होगा। मीन्स कि अल्फा बराबर टार्क बटा आई, अल्फा बराबर टार्क बाई आई हो गया बेटा। टार्क का काम क्या है? टार्क का काम क्या है? टार्क का काम टर्निंग, घुमाना। तो टार्क मेन काम करता है बेटा घुमाना। और टार्क बराबर क्या होता है बेटा? L इंटू एफ होता है। मीन्स क्या कि L इंटू एफ अपान क्या? अपान आई। अब देखना बेटा, L इसमें भी, इस डायग्राम में भी वही है और इस डायग्राम में भी वही है। फोर्स यहाँ भी F है और यहाँ भी F है, यानी कि L और F दोनों में कांस्टेंट है। तो जब L और F दोनों में कांस्टेंट है तो अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई लिख सकते हैं कि नहीं? अल्फा प्रोपोर्शनल टू 1/i लिख सकते हैं नहीं बेटा? लिख सकते हैं, फर्स्ट क्लास, नो प्रॉब्लम। अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/i मीन्स, प्रोपोर्शनल टू 1/i मीन्स कि i का मान जिसमें होगा ज़्यादा उसमें एक्सेलरेशन कम उत्पन्न होगा, उसमें एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल, उसमें एक्सेलरेशन कम होगा। तो देख बेटा, i किस में ज़्यादा है? i इसमें ज़्यादा है कि i इसमें ज़्यादा है? अब हमको ये देखना होगा कि i किस में ज़्यादा है। एक्सिस ऑफ रोटेशन, ध्यान दीजिएगा, पीछे मीन्स कि पिछले वीडियो में आप देखे होंगे, वहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसलिए सबसे पहले पढ़ाया गया था। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के हमारे समझ से 4 या 5 एपिसोड होंगे बेटा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3, ऐसे करके एपिसोड होंगे। अवश्य आप पढ़ चुके होंगे उसके। यदि आप सिंसियर स्टूडेंट है बेटा, अच्छे मेहनती आप हैं और इस बार क्वालिफाई करने का इरादा किया, 100% नंबर लाना है, तो P100 फिजिक्स पर आप अवश्य पढ़ चुके होंगे। तो P100 फिजिक्स पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो एपिसोड नंबर 1 में, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया पार्ट 1 में, प्ले लिस्ट में जाएंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर जाएंगे बेटा, वहाँ पर आपको 4, 5 या 6 लेक्चर होंगे और मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा पूरा डिटेल, जीरो से लेकर के टॉप तक आपको मिल जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में बेटा वहाँ पर मैं बताया हूँ, वहाँ पर जाके पढ़ लीजिएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसी क्वांटिटी होती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किन किन बातों पर डिपेंड करती है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 5 बातों पर डिपेंड करती है, जो आप जाके लेक्चर में पढ़ेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसमें से एक फैक्टर है बेटा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास, तो उसमें से एक फैक्टर है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास। अब जा देखिएगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन बेटा यहाँ है एक्सिस, ये है ब्लैक बोर्ड के परपेंडिकुलर है एक्सिस। तो एक्सिस ब्लैक बोर्ड के परपेंडिकुलर, और मास का डिस्ट्रीब्यूशन, वुड कहने का मतलब है, लकड़ी कहने का मतलब बेटा कि जो हल्का मास है वो पहले है, और जो भारी मास है, आयरन कहने का सेंस क्या है, आयरन लकड़ी से जरूर भारी होगा, डेंसिटी आयरन की ज़्यादा होगी, तो मास इधर है, यानी कि हैवियर मास दूर है। जानते हो कि सेंटर ऑफ मास हमेशा हैवियर बॉडी की तरफ होता है। तो सेंटर ऑफ मास यदि मैं देखूं कि इसका कहाँ पर होगा, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ मिलेगा ना बेटा, जो हैवियर है उसमें जाएगा सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ मिल रहा है। ओके, अब जा देखिएगा, यदि मैं इधर कहूँ सेंटर ऑफ मास कहाँ मिल रहा है, तो सेंटर ऑफ मास का यहाँ मिल रहा है, लोहे के अंदर ही मिलेगा सेंटर ऑफ मास, आयरन के अंदर, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ मिल रहा है। तो एक्सिस से सेंटर ऑफ मास को देखा जाए किसमें ज़्यादा किसमें कम, इसमें है कम और इसमें है ज़्यादा, इसमें है ज़्यादा और इसमें है कम। इसका मतलब ये हुआ,
इसका मतलब ये हुआ बेटा कि इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि जानते हैं कि पूरी बॉडी पे ध्यान नहीं दिया जाता, सेंटर ऑफ मास जहाँ पर होता है वहाँ पर क्या मान लेते हैं हम लोग, वहाँ पर मानते हैं पॉइंट पार्टिकल मान लेते हैं। तो यदि इस एक्सिस के अबाउट इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सिस्टम की बतानी हो तो सेंटर ऑफ मास की मास पूरा m माना, तो और डिस्टेंस क्यों, क्योंकि I बराबर क्या होगा बेटा, I बराबर एम आर स्क्वायर लोगे ना, तो I बराबर एम आर स्क्वायर लेंगे बेटा। इसको हम पॉइंट पार्टिकल मान रहे हैं, इसको सेंटर ऑफ मास को लेकर पॉइंट पार्टिकल अच्छी तरह से निकाल लेने के लिए, फास्ट जल्दी से निकालने के लिए बेटा द बेस्ट कंसेप्ट। देखो बेटा, तो यह एक्सिस सेंटर ऑफ मास है, यहाँ पर डिस्टेंस हुआ ज़्यादा, चूँकि एम आर स्क्वायर है, आर का मान स्क्वायर में है, तो डिस्टेंस जिसका ज़्यादा उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा। तो देखो बेटा, तो इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि इसको मान लिया हमने I1 और इसको माना I2। I1 का मान ज़्यादा, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है। अब ज़रा देखिएगा बेटा, I1 ग्रेटर देन I2 नो प्रॉब्लम, मीन्स कि जो हैवियर मास है वह दूर है, इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया दूर होगी, और इसमें हैवियर मास पास में है एक्सिस के, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगी। पक्का, नो प्रॉब्लम। बस अब जब देखो बेटा, जब इसमें I1 ज़्यादा हुआ तो I1 ज़्यादा हुआ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा हुई, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि α1 विल बी लेस देन α2। I1 ज़्यादा है तो α1 कम होगा, मीन्स कि इसमें एक्सेलरेशन कम उत्पन्न होगा, है कि नहीं। अभी दोनों रेस्ट में है, शुरू में दोनों रेस्ट में है, यह भी रेस्ट में है और यह भी रेस्ट में है, और मैं कहूँ कि टी समय पर हमको वेलोसिटी बतानी है कि किस में ज़्यादा वेलोसिटी उत्पन्न हुई। तो जानते हैं बेटा वेलोसिटी बराबर क्या होती है, देखो ओमेगा बराबर क्या होता है, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी होता है, तो ओमेगा बराबर 0 प्लस अल्फा टी, तो ओमेगा बराबर क्या, अल्फा टी। जिसकी वेलोसिटी, जिसमें अल्फा का मान होगा अधिक उसकी वेलोसिटी होगी अधिक, जिसमें अल्फा का मान होगा अधिक उसकी वेलोसिटी होगी अधिक। तो अल्फा देखिए यहाँ पर किस में अब अल्फा ज़्यादा है, तो अल्फा ज़्यादा है किस में, देखो बेटा जिसमें I1 ज़्यादा है उसका अल्फा होगा कम, तो अल्फा 1 हुआ कम, तो ओमेगा 1 हुआ कम, हुआ ना, तो ओमेगा 1 लेस देन ओमेगा 2, मीन्स ओमेगा 2 इज ग्रेटर देन ओमेगा 1, तो ओमेगा 2 इज ग्रेटर देन ओमेगा 1, ऑप्शन विल बी थर्ड। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो भी रह गए थे अभी हम लोग सॉल्व नहीं किए थे इनको। एग्जाम में जो जो क्वेश्चंस आए हुए हैं किसी भी एग्जाम में उनको हमको करना है, उस क्वेश्चन को जरूर डिस्कस कर लेना है। कौन आ जाएगा कौन जानता है, अब एक बार देख लेंगे, एक बार देखे रहेंगे बस ऐसे उड़ा देंगे तुरंत ही फटाफट, और नहीं देखे रहेंगे तो सोचना पड़ेगा एग्जाम में। एग्जाम में सोचने का समय नहीं होता है, एग्जाम में आप वही कर पाते हैं जो पहले से किए होते हैं। क्यों, क्योंकि इतना समय नहीं होता है कि वहाँ बैठ के सोचिए और विचारिए ना, हाँ वहाँ नहीं समय होता है। जो पहले से किए होंगे एग्जाम में वही हो पाता है। क्यों, देखते ही कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। जो भी डायग्राम देखेंगे, अभी एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा तो जो भी डायग्राम देखेंगे कहेंगे अरे हाँ, अरे ये तो वही वाला है, हाँ। और नहीं तो जब पहली बार कोई क्वेश्चन होगा, जो पहली बार देखेंगे तब सोचना पड़ेगा है क्या दिया हुआ है। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैं P100 फिजिक्स मैथ्स रिवीजन, जिसलिए हर चैप्टर में बहुत ही ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करवाता हूँ, इसलिए कि आपको सारे न्यूमेरिकल्स जो भी आने आपके IIT पेपर में या नीट के पेपर में, तो वह सारे के सारे क्वेश्चंस आपको जाने पहचाने हुए हो कि हाँ हम इसको भी किए हैं, इसको भी किए हैं, यही वाला यदि नहीं किए हैं तो इसके जैसा किए हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू का केवल अंतर पड़ सकता है, क्वेश्चन वही रहेगा, 100% गारंटी है। क्यों, आज तक 20 साल से होता आया है, तो का 22वें साल 23वें साल में कुछ बदलेगा नहीं, वही रहेगा, 100% वही रहेगा। ओके, चलिए तो ये बेटा तो मार दिया आंसर, तो द करेक्ट आंसर इज ओमेगा 2। तो आइए एक बार फिर से देख लिया जाए, रिवाइज कर लिया जाए। देखो बेटा ये दो डायग्राम थे, दोनों आइडेंटिकल हैं, अंतर मात्र यह है कि एक में वुड पहले है, एक में आयरन पहले है। तो यह आयरन देखो बेटा, आयरन यहाँ दूर है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसकी बढ़ जाएगी, यानी I1 का मान ज़्यादा हुआ, I1 का मान I2 से ज़्यादा हुआ, तो जिसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा क्या बेटा एंगुलर एक्सेलरेशन, और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी मीन्स कोणीय वेग, एंगुलर एक्सेलरेशन मीन्स कोणीय त्वरण। तो अल्फा प्रोपोर्शनल टू 1/I है बेटा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, जिसका I ज़्यादा उसका अल्फा कम, I1 ज़्यादा अल्फा कम, अल्फा 1 लेस देन अल्फा 2।
तो जब अल्फा कम हुआ तो वेलोसिटी अपने आप ही कम होगी, ω1 लेस देन ω2। बस इतना ही एक्सप्लेनेशन है बेटा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। हाँ, नोट कर लीजिए जल्दी से, जल्दी से नोट कर लीजिए। आइए, हाँ आ जाओ बेटा। आप जैसे ऐसे ही बहुत देखिए, अब क्या कोई क्वेश्चन है? नहीं, बहुत ही कॉमन सेंस के सभी क्वेश्चन है, लेकिन छोटे क्वेश्चन से आ रहे हैं। देख रहे हैं बीनीट में कैसे क्वेश्चन आए थे, तो ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं और आपको वहाँ पर निशान मारना रहता है सही से सही। क्वेश्चन छोटा हो या क्वेश्चन बड़ा हो, डज नॉट मैटर, नंबर तो उतना ही मिल रहा है। एक छोटा क्वेश्चन करेंगे तभी उतना ही नंबर मिल रहा है, और एक पेज का सॉल्व क्वेश्चन है और उसको हम सॉल्व करके आंसर मांगे तभी नंबर उतना ही मिल रहा बेटा। तो कभी भी हल्के फुल्के क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन कदापि नहीं गलत हो, देखते उड़ा दीजिए उनको कायदे से। चलिए आ जाइए अगला क्वेश्चन। जैसे बेटा सपोज करो कि बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन, हाँ मैं इस क्वेश्चन को देखो बना रहा हूँ बेटा, बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन। तो समझ गए होंगे क्या है? हाँ समझ गए होंगे, झूले होंगे, झूला है बेटा। हाँ चलो, ये झूला है बेटा, ये बंधा हुआ है यहाँ पे। चलो ये, हाँ बेटा जानते हो वह लकड़ी का बना होता है वह बेटा। तो चलो आज थोड़ा सा साफ बना, तिरछा हो रहा है बेटा। चलो देखो, चलो देखो ना, ये है एक झूला है, ठीक। हाँ तो इस झूले में हमको फिजिक्स क्या है, बस फिजिक्स पे ध्यान देना बेटा, हमारी फिजिक्स क्या है, ठीक है बेटा। चलो ये झूला बेटा, और यहाँ पे बंधा हुआ है ये लकड़ी का बना हुआ बेटा, वुड, ठीक। यहाँ पर पहले, हाँ चलो ये एक्सिस होगी ना इसकी, यहाँ पर ये इस तरह से ना, ऐसे इधर फिर इधर, जानते ही हो बेटा झूला कैसे झूलते हो। तो चलो अब ये बताओ बेटा कि पहले एक लड़की है जो झूला झूल रही, पहले वो खड़ी थी बेटा, पहले वह स्टैंडिंग पोजीशन में है। तो जब वह स्टैंडिंग पोजीशन में थी तो व्हेन लिख दो बेटा, एक लाइन लिख दीजिए, व्हेन गर्ल इज इन स्टैंडिंग पोजीशन, when girl is in standing position, speed equal to ω1 बेटा। अभी प्रेजेंट टाइम में स्पीड इसकी क्या है, ω1 ना। और ये जो बैठ जाए, लेट सिट डाउन, देन स्पीड इसकी ω2 हो जाती है बेटा। बहुत शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ। तो लेट सेट डाउन यानी कि बैठ गई ना, लेट सेट डाउन, तब स्पीड हो गई ना बेटा, तब इसकी स्पीड हो गई ω2, बैठने पर तुरंत स्पीड हो गई ω2। अब आपसे 4 ऑप्शन दे रहा बेटा, जल्दी से मार दीजिए निशान, बस कॉमन सेंस है ये सब बड़े क्वेश्चन नहीं आता बेटा, ये सब कॉमन सेंस। तो ω1 बराबर ω2, दूसरा ω1 ग्रेटर देन ω2, तीसरा ω1 लेस देन ω2, और चौथा वही नन ऑफ दिस। जल्दी से आंसर मार दीजिए। तो बहुत ही कॉमन सेंस क्वेश्चन बेटा। हाँ, बैठ जाने के बाद क्या होगा, अभी ω1 इस पोजीशन में है, जब बैठ गई बेटा ऐसे हो गई, बैठ गई तब हो गया ω2 हो गया। तो पूछ रहा है कि ω1 कौन ज़्यादा होगा कौन कम होगा, जल्दी मारिए आंसर। हाँ जल्दी मारिए बेटा, बहुत ही सिंपल सी बात है सब। किसको मार दिया जाए? हाँ, सभी रेजिस्टेंस वगैरह इग्नोर कर दिया, एयर रेजिस्टेंस वगैरह नहीं लेना बेटा, काउंट नहीं करना है, इग्नोर। क्वेश्चन में दिया रहेगा कि ना कि एयर रेजिस्टेंस वगैरह इग्नोर कर देना है, एयर रेजिस्टेंस वगैरह इग्नोर कर देना बेटा। हो गया? चलिए अब सवाल ये है, देखो बेटा आ जाओ आंसर चला जाए, डिस्कस कर देता हूँ। तो बेटा ये एक्सिस है, ये एक्सिस है,
जब लड़की खड़ी थी तो उसकी बॉडी का मास देखो बेटा ऊपर है ना, यहाँ तक है ना, तो सेंटर ऑफ मास कहीं ऊपर होगा। जब वो बैठ गई तो सेंटर ऑफ मास यहाँ चला गया होगा। पहले सेंटर ऑफ मास यहाँ था, अब बाद में सेंटर ऑफ मास यहाँ हो गया। पक्का? देखो बेटा अब देखो पहले केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो डिस्टेंस इतनी लोगे, सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस लेनी तो डिस्टेंस इतनी लोगे, और बाद जब वो बैठ गई तो अब आप इतना लेंगे। यानी कि बाद में सेंटर ऑफ मास एक्सिस से दूर हो गया, पहले पास था, तो पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 थी और बाद की मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 हो गई। ओके, तो अब कौन ज़्यादा था? I2 ज़्यादा हो गया। I2 ग्रेटर देन I1 मीन्स सब कुछ मास वही है, लेकिन जानते हो क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया किन बातों पे डिपेंड करती है? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास आल्सो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया देयर आर 5 फैक्टर्स ऑन विच मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स। 5 फैक्टर होते हैं जिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करती है। उसमें से एक फैक्टर कौन सा है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास। दूसरा फैक्टर कौन सा बेटा? टोटल मास। 5 फैक्टर हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पार्ट 1 में जाकर के अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, वहाँ पर डिटेल आ जाओ। कम ऑन द पॉइंट। तो टोटल मास में भी डिपेंड करता है। टोटल मास इन द बोथ केसेस, टोटल मास इज द कांस्टेंट। इन द बोथ केसेस टोटल मास इज कांस्टेंट। चेंजेस द डिस्ट्रीब्यूशन, देयर इज ए चेंज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास। तो पहले मास का डिस्ट्रीब्यूशन, पहले मास ऊपर सेंटर ऑफ मास, अब मास नीचे। मास टोटल कांस्टेंट है, लेकिन सेंटर ऑफ मास का पोजीशन में चेंज हो रहा है खड़ा होने बैठ जाने की वजह से। खड़े पोजीशन में तो I1 था कम, I2 था ज़्यादा। बैठ जाने के बाद R का मान बढ़ गया, दूर हो गया, तो I2 ज़्यादा हो गया। जब I2 ज़्यादा हुआ, देखो बेटा I2 ज़्यादा हुआ तो पक्का है श्योरली α2 क्या हो जाएगा? α2 बेटा हो जाएगा लेस देन α1। तो ω2 विल बी लेस देन ω1। देखो बेटा क्यों? ध्यान दीजिएगा। I2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले बाद में ज़्यादा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा बाद में ज़्यादा है, तो बाद में ज़्यादा है तो जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वह बाद में कम हो गया होगा। देखो बेटा एक कम हो गया होगा बाद में, और जब ये कम हो गया तो वेलोसिटी कम हो गई होगी, तो ω2 विल बी लेस। ω2 विल बी लेस मीन्स ω2 विल बी लेस इक्वल बेटा ω2 विल बी लेस। ω1 ग्रेटर है यानी ω2 लेस है। हाँ ω2 लेस है। सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। हो गया? क्लियर हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। हाँ, इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। टार्क, दोनों ही केसेस में टार्क यहाँ पर भी एक ही रहेगा, टार्क में कोई चेंजिंग हुआ है नहीं। हाँ, यही क्वेश्चन आपको आता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में फिर हम लेंगे, वहाँ पर टाइम पीरियड को लेकर के बात की जाएगी, क्या होता है डिटेल में। चलिए अब आ जाइए। अब कुछ और क्वेश्चन बेटा, कुछ और क्वेश्चन है, छोटे छोटे सब क्वेश्चन हैं, आइए देखते हैं। देखो बेटा ये दो पार्टिकल हैं कोई, ठीक। देखो बेटा ये दो कोई पार्टिकल है, यह पार्टिकल है A, मास है m और ये वेलोसिटी है v, ठीक बेटा, और इसकी एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा a। इस एक्सिस के अबाउट ये मोशन कर रहा बेटा, या आपकी तरफ ब्लैक बोर्ड पर परपेंडिकुलर ओमेगा की वैल्यू ओमेगा a, ठीक। चलिए अब और एक दूसरा है, हाँ इसी सेंटर पर यानी कॉमन सेंटर है एक और पार्टिकल है। देखिए एक और पार्टिकल है, वह भी मोशन कर रहा है, देखिए ना, एक और पार्टिकल वह भी मोशन कर रहा है। वो भी मोशन कर रहा है, हाँ वो भी मोशन कर रहा है। देखिए इसका भी मास m ही है, नाम इसका b कर दीजिए, वेलोसिटी इसकी va है, इसकी वेलोसिटी vb है, और एंगुलर वेलोसिटी यहीं पर सेंटर पर या एक्सिस पर ही इसका भी होगा, जानते ही हैं, तो ओमेगा b है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा बेटा कि हाँ इसका रेडियस, एक पहले वाले का है r1, पहले वाले का है
R1, दूसरे का R2। तो पहला वाला है ये R1, ये है R2। रेडियस भी दिया है दोनों का। अब आपको बताना क्या है, देखिए अब आपको बताना है रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B। मीन्स आपको क्या बताना है, ओमेगा ए बी बताना है। क्लियर? मारिए आंसर फटाफट। हाँ जल्दी से मार दीजिए आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन बेटा, ये सब बहुत ही सिंपल आसान क्वेश्चन है, छोटे क्वेश्चन है। हो बेटा आंसर मार दीजिए। हो गया? आइए चलिए, हाँ आइए देखा जाए कैसे सॉल्व करेंगे। यह बताना हम लोग को रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो हम लोग बताना है रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी के रिस्पेक्ट में एंगुलर वेलोसिटी बतानी है। चलो बेटा देखिए, ओमेगा ए बी बराबर क्या हुआ, ओमेगा ए माइनस ओमेगा बी हो गया। ले सकते हैं, कोई बात नहीं। देखिए ओमेगा ए माइनस ओमेगा बी, तो रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी की बात करें तो बस इतना ही हुआ, ओमेगा ए माइनस ओमेगा बी, और कुछ करना ही नहीं है। हाँ दोनों की दिशा एक ही है, देखिए एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पर भी वो भी एंटी क्लॉकवाइज। तो ओमेगा ए बी बराबर क्या हुआ, ओमेगा ए माइनस ओमेगा बी, दैट इज आंसर, कुछ करना ही नहीं ना। हाँ अब इसी में पूछता है टाइम पीरियड, रिलेटिव टाइम पीरियड पूछता है, रिलेटिव टाइम पीरियड। तो जब रिलेटिव टाइम पीरियड पूछेगा तो अब चल देखिएगा, ओमेगा ए बी इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं 2 पाई ना, ओमेगा पर 2 पाई बाई टी, तो 2 पाई अपान टी ए बी। रिलेटिव टाइम पीरियड क्या होगा, रिलेटिव टाइम पीरियड क्या होगा, तो देखिए ये ओमेगा ए और ओमेगा बी के फॉर्म में है, ये लिखेंगे। अभी दूसरे फॉर्म में भी लिखते हैं बेटा उसको भी, देखो तो 2 पाई बाई टी ए बी लिख सकते हैं हम लोग ना, क्योंकि ओमेगा बराबर क्या होता है, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई बाई टी इक्वल टू ओमेगा ए मीन्स क्या, 2 पाई बाई क्या टी ए माइनस 2 पाई बाई टी बी होगा बेटा। देखो 2 पाई कैंसिल ले लिया जाए, कैंसिल कर दिया जाए, तो आया कितना 1 अपान टी ए बी बराबर कितना हुआ 1 अपान टी ए माइनस 1 अपान टी बी ना, टी ए बाई टी बी हो गया बेटा। चलिए तो यहाँ पर दो चीज़ें पूछता है, एक तो वेलोसिटी की बात करें, तो वेलोसिटी को मात्र यही हो गया, ओमेगा ए बी बराबर ओमेगा ए माइनस ओमेगा बी, ये तो यही हो गया। अब टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड क्या होगा, तो चलिए 1 अपान टी ए बी 1 बाई टी ए माइनस 1 बाई टी बी, सॉल्व कर दिया जाए इसी को। तो यहाँ पे आ जाइए, देखिए 1 अपान टी ए बी बराबर कितना हुआ, तो टी बी माइनस टी ए अपान क्या, टी अपान टी ए इंटू टी बी, तो टी ए इंटू टी बी लिख सकते बेटा, कोई दिक्कत नहीं। अब रिवर्स कर दीजिए, टी ए बी बराबर क्या हुआ, टी ए टी बी अपान टी बी माइनस टी ए। तो दिस इज द फैंटास्टिक रिजल्ट। एक बार यहाँ देखिए, टी ए बी बराबर क्या होगा, टी ए इंटू टी बी अपान टी बी माइनस टी ए। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, तो दो बातें हुई, एक आंसर तो ये रहा, यहाँ से क्या क्या पूछा जा सकता था ना बेटा। देखिए यहाँ से क्या क्या पूछा जा सकता था यहाँ पर, तो पहला आंसर यह कि रिलेटिव वेलोसिटी होती ही क्या है, तो ओमेगा ए बराबर ओमेगा
रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, यानी ओमेगा ए बी बराबर ओमेगा ए माइनस ओमेगा बी, वही नियम जो वी ए बराबर वी ए बी बराबर होता है बेटा, वो हो गया ओमेगा के बराबर। यहाँ फिर पूछता टाइम पीरियड, रिलेटिव टाइम पीरियड, तो यह रिलेटिव टाइम पीरियड हो गया। कैसे पढ़ेंगे? टाइम पीरियड ऑफ वे विथ रिस्पेक्ट टू बी, टाइम पीरियड ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ये दूसरा आंसर हो गया। अब एक तीसरा आंसर, और क्या यहाँ से पूछा जा सकता था? आइए देखिए। हाँ, अब यहाँ से और क्या हो पूछा जा सकता है? हाँ, हो गया होगा, नोट कर लिए होंगे। चलिए देखिए, अब यहाँ ओमेगा ए भी है ना बेटा, तो हम लोग इसको ले ओमेगा बराबर भी बाई आर होता है, तो हम लोग इसको क्या ले सकते हैं? देखिए, ओमेगा के स्थान पर क्या ले सकते हैं बेटा? ओमेगा बराबर क्या होता है? तो ओमेगा ए बी, ऐसे कर दें, ओमेगा ए बी बराबर क्या ले सकते हैं? ओमेगा ए जा देखिएगा किसके बराबर होगा? ओमेगा ए बराबर, ओमेगा ए बराबर क्या होगा? वी ए अपान, पहले वाले को क्या माने हैं हम लोग? R1 माने हैं, अपान आर ए कर दें, सबसे अच्छा रहेगा आर ए कर दें, आर ए ना बेटा, इसको भी आर ए कर दिया जाए और दूसरे वाले को आर बी कर दिया जाए, बी वाले का आर बी कर दिया जाए, माइनस क्या? वी बी अपान क्या? देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? आर बी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब देखिए ओमेगा ए बी बराबर क्या ले सकते हैं? यहाँ पे देखिए वी ए आर बी, यहाँ पर माइनस आर ए वी बी अपान क्या? आर ए इंटू आर बी। ओके, तो हम लोग इस फॉर्म में भी अपना आंसर दे सकते हैं। तो हम लोग के पास 3 क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। ये क्लियर हो बेटा? तो यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी वगैरह से पूछा जाए तो ऐसे करें। अब आइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एक एग्जाम में आपके आया हुआ है, हम उसको लेते हैं। देखिए, अब आप करके आंसर बताइए। अगला क्वेश्चन, रिलेटिव का मतलब समझ गए। एंगुलर वेलोसिटी में आप रिलेटिव वेलोसिटी कैसे बताएंगे? चलिए, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और लेते हैं। देखिए, हाँ, अब देखिए, अब है क्वेश्चन हम लोगों का। बेटा, 2 पार्टिकल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये 2 पार्टिकल हैं कोई, और यहाँ पर दिया है, यह एंगल दिया है 60 डिग्री और वेलोसिटी दिया है 10 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी दिया बेटा 10 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर दिया है, यहाँ पर एक वेलोसिटी है v, और यह एंगल दिया है 30 डिग्री बेटा दिया है। हाँ देखिए, 30 डिग्री दिया है, और यह है a, यह है b, दोनों के बीच की डिस्टेंस 2 मीटर है। दोनों के बीच के डिस्टेंस बेटा दिया है 2 मीटर, और कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स इज कांस्टेंट। डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स इज कांस्टेंट, यानी कि दोनों के बीच, दोनों जो पार्टिकल है ना, उनके बीच की डिस्टेंस कांस्टेंट है। देखिए, उनके बीच की डिस्टेंस कांस्टेंट है, ए और बी, उनके बीच की डिस्टेंस कांस्टेंट है, यानी कि ये 2 मीटर की जो डिस्टेंस है और बी के बीच की, ये कांस्टेंट बनी हुई हो गया। अब आपको बताना क्या है? अब इस क्वेश्चन में कह रहा है बेटा कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। देखिए, कह रहा है कि अब बताना क्या है? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, बी की एंगुलर वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में बतानी है। हाँ, ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन। हाँ, कोशिश करें बेटा सॉल्व करने का इसको।
हाँ हो गया। चलिए आइए अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ, अपना आंसर मिलाइए। देखिए बताना क्या हम लोग को, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, यानी कि ओमेगा हम लोग को, देखो बेटा बताना क्या है। हाँ ऑप्शन क्या दिया है, ऑप्शन में दे दूँ, अपना आंसर मिला दीजिए तब तक। ऑप्शन ए 5/√3, ऑप्शन बी 5√3, ऑप्शन सी 10/√3 और ऑप्शन डी 10√3 क्या, रेडियन पर मीटर, सॉरी रेडियन पर सेकेंड बेटा, रेडियन पर सेकेंड। तो एंगुलर वेलोसिटी, हाँ बेटा चलो ठीक है। हाँ कुछ क्लियर नहीं है, इसमें कौन सी वेलोसिटी पूछा है, क्योंकि ऑप्शन में यूनिट नहीं दिया बेटा, तो अभी देखा जाएगा बाद में, लेकिन फिर आप निकाल लीजिए, देखिए क्या मिलता है। कोई मैच कर रहा है आपका ना बेटा, यूनिट नहीं दिया हुआ है तो हम भी ना दें यहाँ पर, अभी देखते हैं क्या होता है। हाँ बेटा देखिए चारों में से मैच कर रहा है कोई, लेकिन लिखा तो है एंगुलर वेलोसिटी लिखा बेटा। एक सेकेंड जब फिर से देख लेते हैं, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए बेटा, हाँ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए लिखा है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए फिलहाल आइए, तो इसमें से क्या कोई मैच किया आपका आंसर, आ जाइए। कैसे करेंगे, मैं कर रहा हूँ सॉल्व, मिलाइए आंसर इसका। चलो बेटा देखो, सबसे पहला स्टेप है, जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो तो सबसे पहला स्टेप है बेटा कि सबसे पहला स्टेप पूछा क्या गया है, जो पूछा गया पहले उस क्वेश्चन में पहले उसको लिख दीजिए। हम लोग को बताना है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए, अभी अभी आपने देखा है एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, यानी ओमेगा बी ए बताना हम लोग को। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू बताना बेटा, तो क्या होगा, ओमेगा बी माइनस ओमेगा ए होगा, कोई दिक्कत नहीं, हो गया। चलिए अब यह देखिएगा, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ओमेगा बी ए, ओमेगा बराबर क्या होता है, V/R, V बराबर आर ओमेगा, तो ओमेगा बराबर V/R, तो ओमेगा बी ए तो लिख सकते हैं VBA/R, कोई दिक्कत नहीं। देखो ओमेगा बी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, देखिए। तो यदि हमको VBA पता चल जाए, यदि VBA पता चल जाए तो R जो रेडियस है, डिस्टेंस है, वो बता देंगे। हाँ अब एक बात इसमें और दिया रहेगा क्वेश्चन में, क्या कि इसके रिस्पेक्ट किसके सापेक्ष बताना है, तो जानते ही A के सापेक्ष बताना है, तो यही एक्सिस बन जाएगा नहीं, यही एक्सिस बन जाएगा। जिससे सापेक्ष बताना है वही एक्सिस होती है, हमेशा याद रहे कि जिसके सापेक्ष बताना हो विथ रिस्पेक्ट टू वही एक्सिस होती है। अब जा देखिए इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद क्या होगा बेटा, देखिए हो गया। चलिए अब जरा देखिएगा, यह है 10 मीटर पर सेकेंड, यह 10 है, यह 60 है, तो यहाँ क्या बना, इस पर क्या बना, 10 cos 60 बना बेस, और यहाँ क्या बना, ये बना 10 sin 60, नो प्रॉब्लम। चलिए ऐसे यहाँ पे आ जाइए, इसको देखिए, यहाँ क्या है, ये है V, तो V चलो बेटा यहाँ नाम हम रखते हैं इसका, VB है ना, तो यहाँ VB कर देता बेटा, तो VB क्या cos 30, और यहाँ क्या बना VB और क्या sin 30 ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, हो बेटा। चलो अब जा देखना, यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी है, VB cos 30, इसकी वेलोसिटी है VB cos 30, है ना, और इसकी वेलोसिटी कितनी है 10 cos 60, तो 10 cos 60 बराबर 10 cos 60 बराबर क्या, देखिए तो 10 cos 60 बराबर क्या हुआ, VB cos 30, तो 10 cos 60, देखिए 10 cos 60 बराबर क्या हुआ, यहाँ पर VB cos 30, तो 10 cos 60 मीन्स 1/2 बराबर VB इंटू cos 30,
√3/2। हाँ बेटा, 2 से 2 हटा दीजिए, तो वी बी बराबर कितना हुआ 10/√3 मीटर पर सेकेंड। अभी किसकी वैल्यू आई है, वी बी की वैल्यू आ गई। देखिए वी बी की वैल्यू आ गई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बराबर क्या होंगे, हाँ जल्दी बोलिए। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमने बराबर किया है ना। देखिए तो हमने लिखा है यहाँ पे कि देखिए मैं लिख रहा हूँ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स आर सेम। मैं लिख रहा हूँ कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स आर सेम, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बराबर होंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बराबर होंगे। हाँ, सवाल है क्यों होंगे, अब आप बताइए क्यों होंगे। क्यों होंगे, इसलिए होंगे कि क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, अभी यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए कहीं पर बोला हूँ अभी, क्या क्वेश्चन अभी लिखा हुआ था क्या, कि इनके बीच की डिस्टेंस कांस्टेंट है, ये डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट है। तो इनके बीच की डिस्टेंस यदि कांस्टेंट है तो जब दोनों वेलोसिटी आपस में बराबर होंगी तभी तो कांस्टेंट रहेगा। और यदि दोनों वेलोसिटी अलग अलग हो गई, देखिए अभी यह वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल वाली ये वाली और ये वाली, दोनों वेलोसिटी बराबर ना रहें तो आगे पीछे हो जाएंगे, तो डिस्टेंस कम बेसी हो जाएगा, तो कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो डिस्टेंस कांस्टेंट है दोनों के बीच, इसका मतलब क्या हुआ, देखो बेटा डिस्टेंस दोनों के बीच कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों वेलोसिटी आपस में यह और यह दोनों वेलोसिटी आपस में क्या है 10 cos 60 और v cos 30 दोनों आपस में बराबर होंगी, तभी ऐसा होगा। तो बराबर कर दिया आपने, एक आंसर एक वेलोसिटी आई वी का मान आ गया। अब देखिए तो वी का मान तो ऑलरेडी दिया हुआ था 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे दिया हुआ था। अब आपको वी नहीं दिया था, वी की वैल्यू आ गई 10/√3 मीटर पर सेकेंड। क्या यही फाइनल आंसर है, नहीं, ये तो वी का मान आया है ना। वी तो पूछा नहीं है आपसे क्या पूछा है, आप हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है VBA निकालना हम लोग को। अब देखिए अब दोनों की वेलोसिटी हैं किधर, तो अब वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दोनों कांस्टेंट हैं। तो जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कांस्टेंट हैं दोनों की वेलोसिटी कांस्टेंट बेटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों एक दूसरे के हॉरिजॉन्टली दोनों एक दूसरे के सापेक्ष किस में है, रेस्ट में है। देखिए क्योंकि दोनों के बीच की डिस्टेंस कांस्टेंट है। अब वर्टिकल डायरेक्शन में देखते हैं, तो अब देखिए वर्टिकल इन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन मीन्स वाई एक्सिस, वर्टिकल डायरेक्शन। देखिए अब अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन में देखिए क्या है, इसमें इसके पास क्या है, तो हम लोग को क्या चाहिए VBA चाहिए बेटा। देखो तो VBA चाहिए हम लोगों को, चाहिए ना। तो वर्टिकल डायरेक्शन में है दोनों के पास वेलोसिटी, और ये तो का रेस्ट हो गया, रेस्ट में आ गया रिलेटिव वेलोसिटी इधर इस एक्स एक्सिस पर, तो रेस्ट में आ गया दोनों, क्योंकि है ही नहीं, दोनों के बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट है। जब दो पार्टी एक दूसरे की जब दो वस्तुओं के बीच की डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो दोनों एक दूसरे के सापेक्ष रेस्ट में होती है। फिर से सुनिए, किसी भी दिशा में जब दो वस्तुओं के बीच की डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो दोनों वस्तुएं एक दूसरे के सापेक्ष रेस्ट में होती हैं। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में चेक करते हैं, वर्टिकल में क्या है। देखिए वर्टिकल में VBA बराबर कितना होगा, तो VB माइनस VB साइन थीटा। देखो VB, तो VB ना बेटा, VB ना, तो VB साइन 30 माइनस यहाँ पे देखिए क्या है VA, क्या बेटा VA। VA मीन्स वैल्यू रख दिया जाए, चलिए चलो नहीं ठीक है, VA वैल्यू रख देता हूँ 10 साइन 30, 10 साइन 60, हाँ बेटा। अब देखिए VBA बराबर कितना होगा, VB साइन 30, VB का मान हम लोग निकाले हैं, तो 10/√3 साइन 30 1/2 माइनस 10 इंटू क्या साइन 60 √3/2 एक कट गया, 5√3 होगा बेटा। तो VBA बराबर कितना हुआ, ये भी हाँ बेटा ये कितना रहा है 5/√3, तो ये है 5/√3 माइनस ये कितना आया है 5√3 आया है ना। तो ये VBA की वैल्यू है बेटा, ठीक। VBA बराबर कितना हो गया, तो ये हुआ, देखो यहाँ से कट गया ना, ठीक है 5/√3, और ये कितना आ रहा है 5√3 आया है बेटा। चलो ठीक, तो ये VBA की वैल्यू आ गई हम लोगों की।
हो बेटा। चलिए ए भी बी की वैल्यू आ गई तो हाँ बेटा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखो अब हम लोग को डब्लू, लेकिन हम लोग को चाहिए क्या, ओमेगा बी ए चाहिए बेटा। तो आज जब देखा कितना आ रहा है, ओमेगा बी ए बराबर कितना होगा ना, ओमेगा बी ए बराबर कितना होगा। तो हाँ ए किसके बराबर होगा, ए किसके बराबर होगा, यदि √3 से इसमें मल्टीप्लाई कर दूं, देखो बेटा √3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो √3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा 3, ए हो गया कितना, ए हो जाएगा 15, 5 × 3 15, आप 15 - 5, 15 - 5 माइनस में आ रहा है बेटा, 15 - 5, तो 15 - 5 कितना हो जाएगा बेटा, 15 - 5 हो जाएगा यहाँ पे 10/√3। तो देखो बेटा ये आ रहा है -10/√3, कोई बात नहीं, तो 10/√3 हो गया बेटा। आ जाओ देखो अब जैसा और आगे बढ़ते हैं, हाँ अब और आगे बढ़ते हैं, तो WBA बराबर कितना हुआ, WBA बराबर देखो बेटा, WBA बराबर कितना हुआ, यानी कि ओमेगा BA बराबर एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा BA बराबर कितना बेटा, तो ओमेगा BA बराबर कितना हुआ देखिए, तो ओमेगा BA बराबर VBA/R, तो VBA का मान तो हम लोग निकाले हैं, VBA का मान ये आया 10/√3, तो -10/√3/R, और R का मान कितना है, यही R का मान है 2 मीटर, अपान 2 मीटर, 2 से कैंसिल हुआ, यानी कि आया कितना 5/√3 - 5/√3 रेडियन पर सेकेंड ना, तो क्या रेडियन पर सेकेंड, ओके 5/√3 रेडियन पर सेकेंड। तो बेटा न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड क्यों लेना है हमको इसका, तो हमको आंसर माना था, यही आंसर बेटा, तो आंसर आया है 5/√3 रेडियन ना पर सेकेंड, माइनस साइन रेडियल वेलोसिटी माइनस साइन, वैल्यू बता रही है कि कौन ज़्यादा है कौन कम है बेटा ना, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी वेलोसिटी VBA बताना था, देखो बेटा VBA बताना था, तो B के सापेक्ष ना VBA रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू ये बताना था। यदि कह दिया जाए कि VAB तो ये प्लस हो जाना है ना, तो लेकिन उसका न्यूमेरिकल वैल्यू पूछा है, केवल मैग्नीट्यूड पूछा है, तो मैग्नीट्यूड में बेटा क्या हुआ, एक दूसरे के सापेक्ष मैग्नीट्यूड पूछा बेटा, तो मैग्नीट्यूड में कितना रहना है पॉजिटिव 5/√3। तो आंसर है बेटा इसका एग्जाम में आंसर जो दिया हुआ है बेटा वो है 5/√3 क्या रेडियन पर सेकेंड, दैट इज द आंसर। ओके हाँ प्लस माइनस में नहीं बेटा, 5/√3 एक ऑप्शन है, न्यूमेरिकल वैल्यू मैग्नीट्यूड से इक्वल मतलब है, तो मैग्नीट्यूड उसका ये है। ओके चलो आ जाओ बेटा, तो ये था हम लोगों का कुछ, बहुत देखिए ये सब ऐसे क्वेश्चन थे, बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चंस ना, बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चंस कि जिनको जो एग्ज़ाम में आपको आए हुए हैं, मैं चूँकि पीछे नहीं बताया था बेटा, पिछले लेक्चर में छूटा था ये सब, तो आज मैं यहाँ पे ले लिया हूँ, यानी कि अब इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, किसमें, एंगुलर वेलोसिटी में, रोटेशन में, क्लियर। अब ये क्वेश्चन जो टाइम पीरियड वाला भी सवाल था ना, ये TA/TB करके आया हुआ था, तो यह क्वेश्चन आपको इसमें भी आता है, ग्रेविटेशन में भी, 2 सैटेलाइट हैं तो एक के सापेक्ष दूसरे का टाइम पीरियड क्या है। अब ये सब यही क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में, यही सब क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, लेकिन वहाँ पर सोचने का समय नहीं रहता है, वहाँ पर इतना टाइम नहीं रहता है कि वहाँ पर बैठ के सोचिए। अरे जिस तरह का क्वेश्चन आप पहले से सॉल्व किए हुए हैं उसी तरह का क्वेश्चन आप एग्जाम में सॉल्व कर पाएंगे। नया आएगा तो टाइम लगेगा, पढ़ना पड़ेगा, एक बार आपको आएगा, लेकिन टाइम फैक्टर है, मेन चीज़ है टाइम फैक्टर। ओके कम ऑन द पॉइंट। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा, नया चैप्टर है, हाँ नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर दिया जाए, और नया चैप्टर नहीं है वो इसी का ब्रांच है, हाँ इसी का पार्ट है, इसका रोटेशनल मोशन का। इस चैप्टर का नाम है रिजिड डायनामिक्स, और इसमें मेन जो चीज़ें हैं वो क्या बेटा, पहली बात यह है कि ओमेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी यानी कि रोटेशनल डायनामिक्स के मेन 4 इक्वेशंस क्या होते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन। जैसे लीनियर मोशन में V = U+AT होता है, S = UT+12AT² होता है ना बेटा, H = UT+12GT² होता है, V² U² + 2S होता है बेटा, और SN = U+A/2 2n-1 होता है, 4 इक्वेशन होते हैं। तो चारों इक्वेशन यहाँ पर रोटेशनल मोशन में क्या होता है,
ये चारों इक्वेशन बेटा रोटेशनल मोशन में क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले तो ये हो गया। नंबर 2 पर क्या सीखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, टार्क, बल आघूर्ण क्या होता है। तो बल आघूर्ण होता क्या है, बल आघूर्ण निकालते कैसे हैं, बल आघूर्ण कैसी क्वांटिटी है, बल आघूर्ण का डायरेक्शन कहाँ पर होता है, उसको वेक्टर लॉ से निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, ये बल आघूर्ण यानी कि टार्क का डिटर्मिनेशन ऑफ द टार्क। टार्क पर कितने टाइप के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, तो अभी देखिए ये टाइप का न्यूमेरिकल अभी और रह गया है टार्क का, लेकिन अब आगे का मैं रोलिंग स्टार्ट कर दूं तब अभी जब रोलिंग का न्यूमेरिकल बताऊंगा तो फिर अभी लिया जाएगा, जो भी क्वेश्चन छूटे होंगे ना वहाँ अभी फिर लिया जाएगा। क्यों, देखो बेटा अभी आ गया, इसी साल अभी नीट 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन अभी अब चैप्टर शुरू करता हूँ रोलिंग, और तब फिर अभी आगे लिया जाएगा न्यूमेरिकल जो बच्चे होंगे। टार्क हो बेटा, तो अब देखिए तो वेलोसिटी वाले इक्वेशंस पे, फिर टार्क, फिर एंगुलर मोमेंटम होता क्या है। एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन यानी कोणीय संवेग के संरक्षण के नियम पर जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वे सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने हैं, और ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके। इससे पहले अलग से टॉपिक लिया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में 5 लेक्चर शायद हैं या 6 लेक्चर हैं, तो 5 लेक्चर मोमेंट ऑफ इनर्शिया में बेटा, तो वो हम लोग अलग से पढ़ चुके हैं। अब जैसे मैं सिस्टमैटिक बता रहा हूँ उसी आर्डर में पढ़ते जाना है और जल्दी से जल्दी फिनिश करते जाना है। अब क्या शुरू करने जा रहा हूँ, रोलिंग मोशन, ये इसका लास्ट पार्ट है। रोटेशनल मोशन का, रिजिड बॉडी डायनामिक्स का ये लास्ट पार्ट है, रोलिंग मोशन। और यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन से यहीं से आते हैं रोलिंग मोशन से, लेकिन उस पर जाने के पहले पीछे समझना सब कुछ जरूरी था। लीनियर वेलोसिटी क्या होती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है समझना जरूरी है, रोटेशन समझना जरूरी, क्यों कि इन दोनों को जोड़ते हैं तो रोलिंग मोशन बनता है, तो पहले ये दोनों अलग समझना जरूरी है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मेन कंसेप्ट है, फ्रिक्शन पढ़ना पहले जरूरी है रोलिंग जानने के लिए, क्यों, फ्रिक्शन का मेन रोल है किसी भी बॉडी को रोल कराने के लिए। ओके, तो स्टार्ट किया जाए, तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं रोलिंग मोशन। तो रोलिंग मोशन का मैं होता क्या है, रोलिंग मोशन मैं यहाँ पर लेता हूँ बेटा, इसके बाद में रोलिंग मोशन में क्या मेन इंपॉर्टेंट है मैं उसको डिस्कस करता हूँ, उसके बाद में फिर अगले एपिसोड में रोलिंग मोशन फिर आएगा। अब आएगा रोलिंग मोशन के नाम से चैप्टर, रोलिंग मोशन। तो ओके, आइए पहले शुरू कर दिया जाए यहाँ पर रोलिंग मोशन क्या है। चलो बेटा, रोलिंग मोशन, तो आज हेडिंग डाल दीजिए, रोलिंग मोशन क्या होता है। चलिए तो देखो बेटा, रोलिंग मोशन, रोलिंग मोशन को हिंदी में कहते हैं बेटा लोटनी गति, लोटना, हाँ लोटना, हाँ जैसे हम लोग ऐसे खड़े चलते हैं, ज़मीन पे लेट जाइए और रोटेशनल मोशन स्टार्ट करिए और आगे भी बढ़ते जाइए, तो उसे कहते हैं क्या, उसे कहते हैं रोलिंग मोशन। ओके बेटा, जैसे एक साइकिल का पहिया है, साइकिल का पहिया ले लिए, हाँ अलग से ले लिए, साइकिल का पहिया ले लिया बेटा, और अब एक जगह उसको ऐसे बीच में उसके सेंटर को पकड़ लीजिए, यानी कि एक कील लगा दीजिए और उसको ऐसे नचा दीजिए, तो ऐसे घूमेगा, फ्लाई व्हील जैसे घूमेगा ना। कोई पहिया है, कोई भी एक गोल है, डिस्क है, ले लीजिए और उसके सेंटर पर उसकी एक्सिस से पेन है, वैसे मान लीजिए पेन उसमें लगा दीजिए, लगा दिया, ये मान लीजिए होल है सेंटर पर, लगा दिया पेन उसमें, और उसको ऐसे घुमा दीजिए। घुमाने का मतलब क्या, टार्क आप दे रहे हैं, पढ़ चुके हैं सब, पीछे आ चुका है सबको टार्क वगैरह क्या होता है, कैसे बनता है। तो ऐसे घुमा दिया, फोर्स लगा दिया, अब क्या करेगा, घूम रहा है। तो ये क्या है बेटा, ये है क्या, यह है रोटेशनल मोशन। क्यों, एक्सिस वस्तु के ऊपर यहीं पर है, यह लीनियर डिस्टेंस नहीं कवर कर रहा है, लेकिन यही अब डिस्क निकाल लीजिए ना, पेन हटा दीजिए, ज़मीन पे खड़ा रखिए, उसको रख दिया और ज़मीन पे लुढ़का दीजिए। अब वो देखिए रोटेशन भी कर रहा है और आगे भी बढ़ रहा है, बढ़ा ना, रोटेशन भी कर रहा है और आगे भी बढ़ रहा है। कोई भी डिस्क आप ले लीजिए, जैसे बाल है मान लीजिए, सॉलिड बाल ले लीजिए, बाल ले लिया, चलिए बाल को हाथ में पकड़िए, ऐसे पकड़ लिया, पकड़ लिए और ऐसे घुमाइए तो बाल यहाँ घूम रहा है, तो ये रोटेशनल मोशन है यहीं पर। क्यों, एक्सिस जहाँ है वहीं है, फिक्स है और वहीं घूम रहा है एक ही जगह, लीनियर डिस्प्लेसमेंट नहीं है इसमें। ज़मीन पे इसे यही वाल ज़मीन पर रख दीजिए, हाँ फर्श पर रखिए, फर्श पर लुढ़का दीजिए, तो अब देखिए घूम भी रहा है अपनी एक्सिस पर, जैसे हाथ में घूम रहा था, लेकिन आगे भी बढ़ता जा रहा है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी कवर कर रहा है। तो अब वो क्या हो गया, रोलिंग मोशन।
इसका मतलब ये हुआ बेटा कि रोलिंग मोशन जब भी कहीं पर होगा तो उसमें दो प्रकार के डिस्प्लेसमेंट होंगे। कौन कौन? मैं कहूँ कि 5 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो अब वहाँ देखना होगा कि 5 मिनट में कौन सा डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है। 5 सेकंड में कौन सा डिस्प्लेसमेंट, लीनियर या कि एंगुलर। एक चक्कर कोई वस्तु जब लगाती है बेटा, एक चक्कर तो 2 पाई का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, लेकिन यदि वस्तु आगे भी बढ़ती जाए तो वो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी। तो अब वह देखो बेटा, वह अभी तक जब 1D में पढ़ रहे थे तो वस्तु स्लाइड कर रही थी, वस्तु स्लाइड कर रही थी, स्लाइडिंग था ना, वह रोटेशन नहीं कर रही थी ना, वह वस्तु आगे जा रही थी। हम लोग कहते थे कि एक कार है, एक कार इज मूविंग द 2 मीटर पर सेकेंड, तो 2 मीटर पर सेकेंड आप क्या मानते थे, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी मानते थे। 2 मीटर पर सेकेंड से कार सीधा स्ट्रेट आगे जा रही है, कार का पहिया रोटेशन कर रहा था, लेकिन हम लोगों ने क्या मान लिया था, उसको रोटेशन को इग्नोर कर दिया जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन पहिए पे नहीं था, क्वेश्चन पूरे होल बॉडी कार पर था, और कार का सेंटर ऑफ मास 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था, तो पहिए को हम लोग नहीं देख रहे थे। लेकिन अब यहाँ पे हमको कार नहीं देखना है, यहाँ पर हमको पहिया देखना है, वो पहिया किस स्पीड से जा रहा है। मीन्स कि हम लोग क्या समझने जा रहे हैं, रोलिंग मोशन। तो अब आपको डिफाइन करना हो कि व्हाट डू यू मीन बाय द रोलिंग मोशन। एक लाइन में आपको लिखना हो कि रोलिंग मोशन क्या होता है, तो आप कैसे लिखेंगे रोलिंग मोशन को, तो राइट द हेडिंग, लिख दीजिए रोलिंग मोशन। तो रोलिंग मोशन इज द रोलिंग मोशन is the combined rolling motion is the combined effect of rolling motion is the combined effect of क्या combined effect of linear motion, combined effect of linear motion and rotational motion। तो एक्चुअली क्या है यह, देखिए बहुत ही अच्छी तरह से, क्या बेटा एक्चुअली ये क्या है, हाँ बहुत अच्छा कमांड बनाना है इस टॉपिक पर, रोलिंग मोशन। देखिए तो लीनियर मोशन प्लस रोटेशनल मोशन, ये दोनों का कॉम्बाइंड इफेक्ट है। तो रोलिंग मोशन इज द कॉम्बाइंड इफेक्ट ऑफ द लीनियर मोशन एंड रोटेशनल मोशन, ये दोनों का कॉम्बाइंड इफेक्ट हो गया बेटा। चलिए अब जाता देखिए, मैं यदि आपके सामने दो डायग्राम बनाता हूं, आप इसमें बताइएगा कि कौन किस टाइप का है। देखिएगा डेफिनेशन ऊपर लिखा हुआ है, हाँ चलिए इसको हटा दीजिए, पहले इसको नोट कर लीजिए, मैं इसे पहले हटा दूं तब डायग्राम बनाऊं। रोलिंग मोशन इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ लीनियर मोशन एंड रोटेशनल मोशन, याद रहे। आइए हाँ आप जरा देखिएगा, मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, इस डायग्राम को आप समझ के बताइएगा कि यह कौन कैसा मोशन शो कर रहा है। एक यह डिस्क है, ठीक, यही डिस्क हम 3 जगह बनाएंगे बेटा, वही डिस्क यहां भी है, या यह दोनों एक ही है, वही डिस्क यहां भी है, वही डिस्क यहां भी है, ये तीनों एक ही डिस्क है ना। ये तो छोटा लग रहा है, क्या बड़ा कर दें, चलो बेटा, हाँ ये सब एक है। हो गया बेटा, ये तीनों एक है, तीनों एक डिस्क है, मास यम है, रेडियस आर है, तो ये भी देखो बेटा, ये भी डिस्क है, वही सेम डिस्क, ये भी और मास यम रेडियस आर, मास एम रेडियस आर, मास एम रेडियस आर, सबका एक ही है, आइडेंटिकल है बिल्कुल। ओके चलो भाई, इसके बाद क्या दिया है देखिएगा, इस डिस्क में हम 3-4 पॉइंट बना रहे हैं, 5 पॉइंट बना रहे हैं सभी पर। यहाँ पर भी वेलोसिटी दिया है वी, यहाँ भी सेंटर ऑफ मास पर भी वेलोसिटी दिया है वी, यहाँ पर भी दिया है वी,
यहाँ भी दिया है v, और यहाँ भी दिया है v, यहाँ भी दिया है v, यहाँ भी दिया है v। देखिए ये सब पर एक ही वेलोसिटी दिया है हर बिंदु पर, पूरे बॉडी पर। अब यहाँ पर देखिएगा क्या दिया है, इसमें ऐसे दिया हुआ है, यहाँ पर दिया है v, यहाँ पर दिया है v, यहाँ पर ऐसे दिया है v, यहाँ पर ऐसे दिया है v, ठीक है, यहाँ पर ऐसे दिया है v, ठीक, और यहाँ पर भी दिया है हटा, और यहाँ पर वेलोसिटी कुछ भी नहीं है, यहाँ दिया v बराबर 0, v बराबर 0 ना, यहाँ दिया है v, ऐसे दिया है, एक ये है। और एक डायग्राम है, देखिए एक डायग्राम बेटा, ये ऊपर वाली वेलोसिटी को दिया है 2v, और यहाँ दिया है ना v बराबर 0, यहाँ दिया है √2v, यहाँ दिया है √2v, और यहाँ दिया है v, ठीक, यहाँ भी दिया है √2v, यहाँ भी दिया है √2v, ठीक। तो एक यह दिया हुआ, एक यह दिया हुआ है ना। अब आपको ये बताना है कि ये कैसा मोशन है, यह कैसा मोशन है, ये कैसा, टाइप ऑफ मोशन, यानी क्या नाम बताना है आपको, टाइप ऑफ मोशन, ये कैसा मोशन है, ये कैसा मोशन है, और ये कैसा मोशन है, ये बताना हम लोग को। चलिए यह कैसा है, नाम बताइए इसका, कैसा मोशन है, यानी कि लीनियर मोशन है कि रोटेशनल मोशन है ना, लीनियर मोशन है कि रोटेशनल मोशन है कि रोलिंग मोशन है, क्या है, जल्दी बोलिए। इसके आगे इसका नाम लिखिए, क्या है, लीनियर मोशन, यही तो है, यही ना है लीनियर मोशन, हाँ लीनियर मोशन। अभी मैं आपको बात कर रहा था कि जैसे मान लीजिए कोई डिस्क है, या डिस्क छोड़ दीजिए, कोई भी वस्तु ले लीजिए आप, हाँ कोई भी वस्तु ले, कोई बस है, ट्रक है, या कोई ब्लॉक है, और फर्श पर यह v स्पीड से जा रहा है, v स्पीड से, कोई ब्लॉक एक ले लीजिए, और जो फर्श पर v स्पीड से जा रहा है, तो जो v स्पीड हो, यानी 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है मान लीजिए, तो 2 मीटर पर सेकंड से वस्तु के टॉप पॉइंट पर भी वही होगा, वस्तु के सेंटर पर भी वही होगा, वस्तु के नीचे भी वही होगा, वस्तु के आगे भी वही होगा, पीछे भी वही होगा। मान लीजिए कार जा रही, मैं कह रहा हूँ कि एक कार जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से, तो 10 मीटर किस कार के किस बिंदु का वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, हम आप कहेंगे कि सर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, तो क्या अगले वाले हिस्से का कुछ और वेलोसिटी है, नहीं, क्या पिछले का कुछ और वेलोसिटी है, नहीं, यानी कि कार का हर बिंदु, कार का हर पार्टिकल 10 मीटर पर सेकंड से ही तो मूव कर रहा है ना। एक ट्रक है, आप कहते हैं कि 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है, तो ट्रक का हर वेलोसिटी, बशर्ते कि उसमें एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन ना हो, तो ट्रक के हर बिंदु की वेलोसिटी क्या है 10 मीटर पर सेकंड। एक ट्रेन जा रही है 2 मीटर पर सेकंड से, मान लीजिए सपोज एक ट्रेन जा रही है 2 मीटर पर सेकंड से, और यदि उसमें ना एक्सेलरेशन हो ना रिटार्डेशन हो, एक्सेलरेशन रिटार्डेशन ना हो, और हम कह रहे हैं कि ट्रेन जा रही है 2 मीटर पर सेकंड से, तो ट्रेन बहुत लंबी है, अगला डिब्बे की वेलोसिटी क्या होगी 2 मीटर पर सेकंड, पिछले डिब्बे की वेलोसिटी क्या होगी 2 मीटर पर सेकंड, सेंटर की वेलोसिटी क्या होगी 2 मीटर पर सेकंड। क्यों? क्योंकि बोला गया साफ साफ कि एक्सेलरेशन रिटार्डेशन नहीं है, यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी जा रही है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी जब ट्रेन जा रही है तो उसका अगला डिब्बा, पिछला डिब्बा, पूरा बीच में हर बिंदु, पूरे ट्रेन पर हर बिंदु किस में होगा 2 मीटर पर सेकंड से होगा बेटा। तो इसका मतलब यह है कि साफ साफ देखने से लग रहा है बिल्कुल कि जब यह टॉप वाला बिंदु, नीचे लोअर वाला बिंदु, बीच में कहीं पर कोई भी सेंटर वाला बिंदु, यह बिंदु, जब सब हर पॉइंट ही एक ही वेलोसिटी v दिखाई जा रही है, हर जगह v दिखाया जा रहा है, हर जगह v दिखाया जा रहा है, एक ही वेलोसिटी से जब जा रहे हैं सब, इसका मतलब कि क्या है, यह लीनियर मोशन। अब आइए, अभी अभी आपने फिनिश किया है रोटेशन, अभी आपने फिनिश किया है रोटेशन। रोटेशन में क्या था बेटा, अभी आपने फिनिश किया है रोटेशन में क्या था, जैसा देखिए रोटेशन में क्या हुआ करता था। अब लीनियर को छोड़ दीजिए, अब रोटेशन के ऊपर केवल गौर करिए, केवल ओनली रोटेशन।
केवल रोटेशनल मोशन को ध्यान करिए ना, केवल रोटेशनल मोशन को ध्यान करिए, माइंड करिए रोटेशनल मोशन क्या हो रहा था। एक डिश था, आपने टार्क लगाया था और अपनी एक्सिस पर वह क्या कर रहा था, अपनी एक्सिस पर वह घूम रहा था ना, जिसको कहते हैं आप स्पिन मोशन, यानी कि स्पिन कर रहा था, अपनी एक्सिस पर वह स्पिन कर रहा था। तो जब वो स्पिन कर रहा था, देखिए यहाँ है सामने फिगर, तो सेंटर देखिए, मान ली फैन है आपके रूम में, जहाँ बैठे होंगे फैन ऊपर लगा हुआ देखिए है, तो फैन का सेंटर, पूरा फैन तो रोटेशनल मोशन कर रहा है, लेकिन फैन पर उसी ब्लेड पर कहीं पेन से निशान बना दीजिए, तो जो डाट होगा, वो डाट जो पॉइंट होगा, वो पॉइंट क्या कर रहा होगा, देख रहे होंगे। हाँ, निशान मार दीजिए, पेन से निशान मार दीजिए, ब्लेड पर मार दिया। अब पॉइंट को यहाँ ध्यान फैन ऑन करिए, कर दिया। अब यह देखिएगा वह डाट क्या कर रहा होगा, सर्किल बना रहा होगा। तो डाट क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। इसीलिए जब वस्तु रोटेशनल मोशन करती है तो उसका हर पार्टिकल सेंटर को छोड़ करके, उसका हर पार्टिकल डिफरेंट रेडियस पर सर्कुलर मोशन करता है। उसका हर पार्टिकल डिफरेंट रेडियस पर सर्कुलर मोशन करता है उसका। हो बेटा, क्लियर? तो ये होता है रोटेशनल मोशन। यानी कि रोटेशनल मोशन में बी 100% श्योर कि रोटेशनल मोशन में सेंटर हमेशा रेस्ट में रहता है। तो रोटेशनल मोशन में सेंटर हमेशा, देखिए रोटेशनल मोशन है या, तो सेंटर हमेशा रेस्ट में रहता है। बी बराबर 0 हमेशा रेस्ट में होगा। देखिए हमेशा रेस्ट में होगा यह, ठीक, देखिए हमेशा ये रेस्ट में होगा, देख रहे हैं ना। अब जो वेलोसिटी पेरिफेरी पर, रेडियस चूंकि बराबर है, देखिए बेटा यह रेडियस है, सभी रेडियस है, तो पेरिफेरी पर क्या होगा, v बराबर r ओमेगा। तो चूंकि यह ओमेगा कांस्टेंट होता है, जानते हैं आप रोटेशनल मोशन में, रोटेशनल मोशन में हमेशा ओमेगा का मान क्या होता है, कांस्टेंट होता है। पार्टिकल चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे पेरिफेरी पर हो, पार्टिकल चाहे जहाँ पर हो, पूरे डिस्क पर पार्टिकल चाहे जहाँ पर हो, ओमेगा का मान हर जगह कांस्टेंट होता है। लेकिन उसकी लीनियर वेलोसिटी डिफरेंट होती है। क्यों? v बराबर r ओमेगा, ओमेगा कांस्टेंट, r जिसका ज़्यादा उसकी वेलोसिटी ज़्यादा। चूँकि जो पेरिफेरी पर जितने भी बिंदु हैं, यह और यह, इस सब के रेडियस एक ही है, तो सबका वेलोसिटी एक होगा। देखिए हो गया, ये सब की वेलोसिटी एक हो गई। सेंटर ऑफ मास रोटेशनल मोशन में रेस्ट में रहता है। मीन्स कि यहाँ लिखना था आपको कैसा, रोटेशनल मोशन, यहाँ लिखना था रोटेशनल मोशन। हाँ बेटा, रोटेशनल मोशन लिखना था, यहाँ पे लिख दिया। अब आ जाइए, अब यही डिस्क यहाँ पर है, देखिए अब यही डिस्क यहाँ पर है। यहाँ क्या हो रहा है, इन दोनों का सम करिए तो, हाँ ये दोनों, इन दोनों को जोड़ दीजिए। यानी कि कोई अब एक ऐसी वस्तु लीजिए, यानी कि यही डिस्क है, देखिए यही डिस्क है। अब इस डिस्क को हम लोग कैसा ले रहे हैं, एक ही डिस्क होता और इसमें यह भी होता, यानी कि लीनियर मोशन, और यह भी होता यानी कि रोटेशनल मोशन। मीन्स कि दोनों का सम कर दिया, बीच में प्लस लगा दीजिए, बीच में प्लस साइन मार दीजिए, बीच में प्लस लगा दीजिए। मीन्स कि यदि ऐसा कोई मोशन होता, कोई ऐसी डिस्क होती जिसमें यह भी होता और यह भी होता, तो क्या होता, यह भी और यह भी दोनों का प्लस होता, यह भी और यह भी दोनों का प्लस होता। तो दोनों को प्लस कर दिया, देखिए कर दिया। जब दोनों का प्लस कर दिया तो रिजल्ट क्या आता, तो रिजल्ट देखिए पक्का यही आता, रिजल्ट आता, श्योरली दिस विल बी द रिजल्ट। अब जो रिजल्ट आया वह कैसे आया, आइए देखते हैं। टॉप वाले पॉइंट को गौर किया जाए, टॉप वाले पॉइंट को माइंड करिए, ये वाला पॉइंट, यहाँ वेलोसिटी v थी, यहाँ भी वेलोसिटी v है, डिस्क वही है, v बराबर r ओमेगा। जो ओमेगा हम यहाँ पर दिए हुए थे बेटा ना, जो ओमेगा हम दिए हुए हैं, तो v बराबर r ओमेगा। यानी कि यदि न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों की बराबर हैं, देखिए यहाँ पर होना है, अवश्य होना है, एक ही डिस्क है इसलिए होना है, तो v यहाँ पर भी है, v यहाँ पर भी है। जब ये देखो एक ही दिशा में है, ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ डायरेक्शन ये और यहाँ पर भी ये डायरेक्शन, ये दोनों एक ही दिशा में है। तो चूंकि दोनों डिस्क अभी एक ही डिस्क है, दोनों डिस्क अब एक है ना, हाँ डिस्क तो एक ही है। अब उसमें दो वेलोसिटी दिए हुए हैं, तो जब दो दिए हैं तो v प्लस v, देखिए यहाँ हो गया
टू वी, यानी कि टॉप पॉइंट जब कोई वस्तु रोल कर रही होती है, जब दोनों हो जाता है उसके पास में, एक ही डिस्क में जब दोनों आ जाएंगे तो टॉप की वेलोसिटी हो जाती है टू वी। पक्का? बहुत आसान से। क्या पढ़ रहे हैं? रोलिंग मोशन। हम लोग कोई भी चैप्टर लेते हैं, कोई भी टॉपिक लेते हैं तो उसकी धुनाई करते हैं जबरदस्त, क्या, क्यों, कैसे। यानी यदि आप जीरो फिजिक्स जानते हैं तो नो प्रॉब्लम, क्योंकि मैं जीरो से शुरू करूंगा और पहुंचाऊंगा उस लेवल तक जिसके आगे फिजिक्स की कोई ज़रूरत नहीं होती। यानी कि नीट क्वालिफाई करने के लिए, आईआईटी क्वालिफाई करने के लिए उसके आगे कोई ज़रूरत नहीं होती। ओके कमान। तो रोलिंग मोशन बेटा, अब जा देखिएगा, यह दो टॉप पॉइंट ले लिया, दिस एंड दिस, ये 2 पॉइंट ले लिया, दिस एंड दिस 2 पॉइंट ले लिया बेटा, ये दोनों का सम किया, ऊपर टू बी हो गया। अब आइए वहाँ से नीचे आ जाइए, सेंटर पे पहुँचिए। सेंटर पे यहाँ पर वेलोसिटी थी v और यहाँ वेलोसिटी थी 0, तो v और प्लस 0 करेंगे तो v प्लस 0 बराबर v। तो देखिए सेंटर पे वेलोसिटी हो गई v, तो ऊपर वेलोसिटी हुई 2v, सेंटर पर वेलोसिटी हो गई v। हो गया बेटा? चलिए अब आ जाइए और आगे देखिए, सेंटर पे वेलोसिटी v होगा बेटा। अब जा देखिए यहाँ पर जो बिंदु हॉरिजॉन्टल था, यहाँ पर वेलोसिटी वाला ये वाला पॉइंट, देखिए तीनों में हम लोग बिंदु लिए हुए हैं। यहाँ पर क्या था? v, यहाँ पर क्या था? v डाउनवर्ड, यहाँ पर v हॉरिजॉन्टल। अब जा देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर अब जो वेलोसिटी आएगी बेटा, देखो हाँ ये √2v बेटा, यहाँ नहीं आएगा ना, तो दोनों थोड़ा सा चेंज करने पर डायरेक्शन ना, देखिए कहाँ पर आएगा, मैं दिखा रहा हूँ आपको। चलिए बेटा देखिए, अब एक वेलोसिटी है किधर, एक वेलोसिटी है इस वाले पॉइंट पर, देखिए इधर, इसमें है इधर, यानी कि एक वेलोसिटी है यहाँ v और एक वेलोसिटी है यहाँ v, दोनों भी हैं। देखिए लीनियर वाले में हॉरिजॉन्टल है, इसमें रोटेशन वाले में डाउनवर्ड है। उसी बिंदु पर अब क्या हो रहा है, 2 वेलोसिटी हैं, तो दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर है। देखिए दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर है, जब 90 डिग्री पर तो उनका रिजल्टेंट आपको दिखाई देगा ना बेटा, हाँ उनका रिजल्टेंट दिखाई देगा। देखिए अब इनका रिजल्टेंट कहाँ पर आया, तो दिस विल बी द रिजल्टेंट वेलोसिटी दोनों का। कितना? यहाँ पर एंगल बनाएगा 45, क्योंकि 90 डिग्री पर है तो 45 कितना जानते हैं, 90 डिग्री पर 2 वेलोसिटी, v बराबर √va² प्लस vb² प्लस 2va vb cos थीटा cos 90 0 हो गया बेटा। तो √2 क्या v, √2v, दिस इज द वेलोसिटी हो गई। जस्ट वैसे ही अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पर पहले वाले फिगर डायग्राम में देखिए लीनियर वाले में क्या था, सेंटर की तरफ था v था ना। अब जाइए इसमें देखिए ऊपर की तरफ था, तो ये ऊपर की तरफ हो गया, ये वाली वेलोसिटी थी। अब यहाँ रिजल्टेंट कितना होगा, देखिए अब फिर दोनों 90 डिग्री पर है। यहाँ क्या हुआ, दिस विल बी द आंसर। अब यहाँ पे होगा, अब ये कितना हो गया, वही क्या √2, कितना हुआ √2 क्या v, √2v, यहाँ पर भी हो गया √2v, यहाँ पर भी हो गया √2v, ये vv। ओके, तो अब ये यानी अब चलते हैं, ये तो हॉरिजॉन्टल भी हो गया, तो देखिए तो ये पॉइंट भी हो गया, सेंटर ऑफ मास भी हो गया, ये हॉरिजॉन्टल का यह पॉइंट हो गया, हॉरिजॉन्टल का ये पॉइंट हो गया। अब आ जाइए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर आ जाइए। देखिए यह क्या है, इसको कहते हैं, पहली बात है कि इसका नाम नोट करिए, इसे नाम दिया जाता है जनरली पी नाम देते हैं बेटा इसको, और पी को कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यहाँ से बार बार इंसर्शन रीजन का क्वेश्चन आता था एम्स में जब अलग एग्जाम होता था, लेकिन अब यहाँ से देख रहे हैं तभी 2022 में अब देखे होंगे कि इंसर्शन रीजन का क्वेश्चन 3-4 दिया गया, 5 क्वेश्चन, 3 शायद था, 3 क्वेश्चन दिया गया है। अगले में हो सकता है 5 क्वेश्चन आ जाए, फिर भी हो सकता है कि 10 क्वेश्चन आ जाए इंसर्शन रीजन का। तो इंसर्शन रीजन के सर्कुलर मोशन से तो क्वेश्चन बिल्कुल 2 क्वेश्चन इंसर्शन रीजन के फिक्स होते बेटा, वहाँ से आने ही आने हैं। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट इंसर्शन रीजन का है वह ये पॉइंट है पी। यहाँ से क्वेश्चन निश्चित आता है, हाँ 100% श्योर है। इंसर्शन रीजन बना तो यहाँ से क्वेश्चन बनाना ही बनाना है, बहुत अच्छा पेपर बनाने वाला होगा बेटा, तो निश्चित यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि एम्स में बार बार आता रहा। फिर आप आगे बढ़िए, तो इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, नाउ द क्वेश्चन, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी।
टॉप पॉइंट की वेलोसिटी निकल गई, इस हॉरिजॉन्टल पॉइंट की वेलोसिटी निकल गई, डायरेक्शन और वेलोसिटी दोनों निकल गई, इसकी वेलोसिटी निकल गई। यहाँ पर भी देखिए 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी निकल गई, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकल गई, भी आया। सवाल ये है कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की वेलोसिटी इसमें क्या होगी, हुआ ना। चलिए फिर देखिए किधर है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, हाँ बहुत ही इंटरेस्टिंग। देखिए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट किस में है, देखिएगा यहाँ की वेलोसिटी, यह वेलोसिटी देखिए, ये वेलोसिटी है v, देख रहे हैं, इधर ये वेलोसिटी है v, किधर, इधर उल्टे दिशा में, ठीक उल्टे दिशा में, रिवर्स। ये प्लस v इधर, और तब जब देखिए इसको प्लस v आप बोल रहे हैं तो इसको माइनस v बोलना पड़ेगा, माइनस v बोलिए इसको, हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की वेलोसिटी, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या लिखो, तो चलिए लिखिए, देखिए वेलोसिटी ऑफ पॉइंट p, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट p क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, नाम ही उसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हमेशा रहेगा। तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट p बराबर कितना हुआ, तो अब इसको नाम दे दूं vp बराबर कितना, तो vp बराबर देखिए प्लस v, तो प्लस v और क्या माइनस v, देखिएगा यहाँ कहाँ गया ये वाला, प्लस v इधर, तो ये उल्टे दिशा में है माइनस v, तो प्लस क्या माइनस v, दोनों v हैं, बराबर क्या हुआ जीरो, v माइनस v, यानी क्या हुआ v माइनस v बराबर क्या हुआ जीरो। तो एक बात निकल करके ये आई कि ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है vp बराबर जीरो, vp बराबर जीरो। तो जब भी कोई बॉडी रोल करती है, दिस इज वेरी वेरी फैंटास्टिक। और आप जानते हैं क्या, क्या जानते हैं, आप जानते हैं कि जब कोई बॉडी रोटेशनल मोशन करती है तो जो पॉइंट सेंटर होता है वह हमेशा रेस्ट में रहता है। तो रोलिंग मोशन में एक बिंदु ऐसा मिला, ध्यान दीजिएगा फिजिक्स क्या होती है, फिजिक्स क्या होती है, इस लेवल पे आकर के आपको पढ़ाई अपनी फिजिक्स की करनी होती है। P100 फिजिक्स में STP से कमांड द पॉइंट। तो रोटेशनल मोशन में आप पढ़े हुए हैं, क्या पढ़े हैं, रोटेशनल मोशन में आप जानते हैं, पढ़े हुए हैं कि जब कोई बॉडी रोटेशनल मोशन कर रही होती है तो वह बिंदु जिसकी वेलोसिटी जीरो होती है, जिसकी लीनियर वेलोसिटी जीरो होती है, वह बिंदु जिसकी लीनियर वेलोसिटी रेखीय वेग शून्य होता है, उसे कहते हैं सेंटर। तो रोलिंग मोशन में एक ऐसा बिंदु मिला जिसकी वेलोसिटी शून्य है, रोलिंग मोशन में एक ऐसा बिंदु मिला जिसकी वेलोसिटी शून्य है, जीरो है। तो इसको क्या कहा जाए, क्या कहा जाए, तो क्या यह हम कह सकते हैं कि रोलिंग मोशन इज द रोटेशनल मोशन, रोलिंग मोशन इज द, शब्दों पे ध्यान देंगे, नोट करिएगा, पॉइंट नोट करिए कि रोलिंग मोशन, क्या हमें कह सकते हैं कि रोलिंग मोशन इज द, हाँ हम ये लाइन हटा रहे बेटा, ये क्या हमें कह सकते हैं कि रोलिंग मोशन इज द रोटेशनल मोशन। जल्दी बोलिए क्या सही है, ट्रू या फॉल्स, जल्दी बोलिए। चलिए हम लिख रहे हैं, नोट करिए, रोलिंग मोशन क्या होता है, हम लोग तो अभी देख रहे हैं वही कि व्हाट इज द रोलिंग मोशन, दिस इज द माय हेडिंग, व्हाट इज द रोलिंग मोशन, रोलिंग मोशन होता ही क्या है। चलिए तो रोलिंग मोशन, अब मैं कह रहा हूं कि रोलिंग मोशन इज द रोटेशनल, रोलिंग मोशन इज द रोटेशनल मोशन, रोलिंग मोशन इज द रोटेशनल मोशन ना, रोलिंग मोशन इज द रोटेशनल मोशन क्या, अबाउट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, अबाउट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके, मारी निशान, ट्रू या फॉल्स, या लाइन ट्रू या फॉल्स। रोलिंग मोशन को हम क्या कहते हैं, हम लोग का हेडिंग है कि व्हाट इज द रोलिंग मोशन, हिंदी में कहते हैं लोटनी गति, रोलिंग मोशन। नाउ द क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय द रोलिंग मोशन, होता ही क्या है रोलिंग मोशन। तो एक लाइन दिया गया आपको कि रोलिंग मोशन इज द रोटेशनल मोशन अबाउट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू या फॉल्स, हाँ ट्रू, 100%, बिल्कुल सही बोला।
बिल्कुल सही बोले, ट्रू। ओके, रोलिंग मोशन सही है। रोलिंग मोशन इज द रोटेशनल मोशन अबाउट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। हाँ, तो रोलिंग मोशन क्या होता है, तो ऐसा लगता है जैसे रोलिंग मोशन है, मीन्स हम कह सकते हैं कि जो रोलिंग मोशन होता है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के चारों तरफ रोटेशनल मोशन करता है। इसके चारों तरफ क्या करता है, वह रोटेशनल मोशन करता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या हमेशा रेस्ट में रहता है? हाँ, VP इक्वल टू जीरो, VP इक्वल टू जीरो। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रेस्ट में रहता है। लीनियर वेलोसिटी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की जीरो होती है। लीनियर वेलोसिटी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की जीरो होती है। तो क्या एंगुलर वेलोसिटी होती है? नो। एंगुलर वेलोसिटी जानते ही हैं, सेंटर पर जब बॉडी रोटेशन मोशन करती है तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा जीरो होती है। कहाँ पर जीरो होती है? लीनियर वेलोसिटी जीरो होती है, ओमेगा जीरो नहीं होती है। ध्यान दीजिए, फिर से सुनिए। जब कोई वस्तु, बेटा, जब कोई वस्तु रोटेशनल मोशन करती है, घूर्णन करती है, तो उसकी कौन सी वेलोसिटी सेंटर पे जीरो होती है? लीनियर वेलोसिटी। ना दाहिने ना बाएं ना ऊपर ना नीचे, कहीं किसी भी तरफ बिंदु वह कांस्टेंट रहता है। लेकिन ओमेगा तो वहीं नहीं रहता है, तो ओमेगा को जीरो नहीं कह, भी को जीरो कहेंगे। लीनियर वेलोसिटी जीरो होती है बेटा। लीनियर वेलोसिटी क्या है यहाँ पर? लीनियर वेलोसिटी जीरो होती है सेंटर पर। तो ये देखिए, लीनियर वेलोसिटी क्या है यहाँ पर? जीरो। और रोटेशनल मोशन जब बोलेंगे तो यहाँ ओमेगा तो होगा ही होगा बेटा। तो यहाँ क्यों? क्योंकि इसी के अबाउट तो यह rolling motion is the rotational motion about the point of contact. Rolling motion is the rotational motion about the point of contact. तो वहाँ तो point of contact पे क्या होगा? ओमेगा तो होगा ही बेटा, होगा। चलो बेटा, दिस इज द रोलिंग मोशन, ये है रोलिंग मोशन। अब आ जाए, आगे बढ़ा जाए। हाँ, अच्छी तरह से समझिएगा। क्यों? क्योंकि तभी जाके आगे न्यूमेरिकल जंप के लगेंगे। चलिए, थ्योरी है ये, आइए देखिएगा। अब याद देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। क्या आपने रोलिंग मोशन देखा है कहीं? क्या आपने रोलिंग मोशन कहीं देखा है? बिल्कुल देखे। जो भी साइकिल देखा हुआ है चलते हुए तो वो रोलिंग मोशन है। साइकिल का पहिया ले लीजिए और साइकिल के पहियों को क्या कर दें, फर्श पर लुढ़का दें, जमीन पे, रोड पे लुढ़का दीजिए इसे। तो अब देखिए, वह अपनी एक्सिस पर, यानी कि क्या कर रहा होगा, वह अपने एक्सिस पर इसमें रोटेशनल मोशन भी होगा। यह रोटेशनल मोशन भी है ना, देखिए ये रोटेशनल मोशन तो है ना, यही ना है रोटेशनल मोशन। तो अपनी एक्सिस पर रोटेट भी कर रहा है, तो साइकिल का पहिया अपनी एक्सिस पर रोटेट भी कर रहा होगा। और सेंटर ऑफ मास, यानी कि साइकिल के पहिए का सेंटर आगे भी जा रहा है। तो वजह सपोज करें कि 2 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है और 0.5 रेडियन पर सेकंड से वह रोटेट कर रहा है। तो ओमेगा भी है और वी भी है, तो है ना, ओमेगा भी है और वी भी है। ठीक। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ। यहाँ पर देख रहे हैं कि टॉप पॉइंट की वेलोसिटी है 2v, यानी कि 2v हो गई टॉप पॉइंट की वेलोसिटी 2v। सेंटर की वेलोसिटी है v, इस पॉइंट की वेलोसिटी हमने निकाला √2v, इस पॉइंट की वेलोसिटी निकाला √2v, या 45 डिग्री इधर, अरे 45 डिग्री देख रहे हैं ना, हॉरिजॉन्टल से डाउन नीचे 45 डिग्री, या हॉरिजॉन्टल से, है ना, हॉरिजॉन्टल से देख रहे हैं ये कितना एंगल है, यानी कि वर्टिकल से 45 बोलिए। और यह पॉइंट किस में है? रेस्ट में। अब क्वेश्चन ये है कि जब भी कभी आप रोलिंग मोशन देखते हैं, रोड पर देखते हैं किसी वस्तु को रोलिंग मोशन करते हुए, तो क्या आपको पॉइंट P, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, रेस्ट में दिखता है? हाँ या ना? यस और नो, जल्दी बोले। क्या कभी भी जब देखते हैं कि कोई वस्तु रोलिंग मोशन कर रही है तो क्या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी कि वह पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मीन्स पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी कि जो बिंदु जमीन से टच कर रहा है, ग्राउंड के कांटेक्ट में है, उसे कहेंगे आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो क्या वह रेस्ट में होता है? हाँ, जल्दी सोच के बोलिए, यस नो में बोलिए जल्दी। एक बाल ले लीजिए, ले लिया, बाल लीजिए और फर्श पर, आप जहाँ पर बैठे हैं वहाँ पे फर्श पर लुढ़का दीजिए उसको। तो जो बिंदु कांटेक्ट में है, ग्राउंड के कांटेक्ट में है जो बिंदु, ध्यान देंगे, जो पॉइंट ग्राउंड के कांटेक्ट में है, देखिए कि क्या वो रेस्ट में है। देख के बताइए हमको, चलिए देखिए। हाँ, कुछ नहीं, पेन है ना, पेन ले लीजिए, अपना कॉपी ले लीजिए। हाँ ठीक, कॉपी रख दीजिए ऐसे ही, और पेन को लुढ़का दीजिए ऐसे। हाँ, ऐसे लुढ़काइए पेन को,
छोड़ दीजिए, छोड़िए, देखिए मैं कर रहा हूँ, छोड़ा लेकिन हाँ देखिए, देख रहे हैं ना, लूडो करा देखिए, और दूसरा कर दूँ, चलिए देखिए भाई, ये तो लूडो कराना, दिस इज द रोलिंग मोशन, फिर से देखिए रोलिंग मोशन। तो क्या जो पॉइंट कांटेक्ट में है क्या वो रेस्ट में है? हाँ, आप अपने चेक करिए, पेन अपना लुढ़का करके चेक करिए कॉपी पर अपने, पेन चेक करिए अपना, क्या हुआ? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रेस्ट में है। कोई साइकिल जा रही हो, कोई साइकिल चला रहा हो, तो उस पहिए को देखिए, जो पहिए का सबसे ना लोवेस्ट पॉइंट, जो बिंदु ग्राउंड के कांटेक्ट में है, देखिए क्या वो रेस्ट में है? हाँ, अवश्य है। थ्योरी आपके सामने प्रूफ है, अवश्य है। हाँ, देखने ठीक से देखिए, अवश्य है। ओक जैसे हम लोग जब चलते हैं, अच्छा जब ये बताइए, बस सिंपल सी बताइए कि जब हम लोग चलते हैं तो मेरे दोनों पैर चलता है कि एक ही पैर चलता है? हाँ, कहेंगे बहुत अजीब सवाल है, दोनों पैर से ही चलते हैं? हाँ, नहीं दोनों पैर चलते हैं, हाँ चल के देख लीजिए, चलिए दोनों पैर चलते हैं? नहीं, एक पैर से चलते हैं हमेशा। जब भी आप चल रहे होते हैं बेटा, तो यस चलिए पैर उठाइए, तो एक पैर देखिए, चलना का मीन्स क्या हुआ? एक पैर हवा में गया, आगे बढ़ा, उठा ऊपर, आगे बढ़ा, और वो रेस्ट में आया। रेस्ट में आकर को काम क्या कर रहा है? दबाने का काम कर रहा है। क्यों दबा रहा है? अर्थ हमको नॉर्मल, हमारे बॉडी पर नॉर्मल फोर्स लगाती है, तो उसी के कंपोनेंट्स हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो बेटा, देखिए उठाइए ना, देखिए मैं चल रहा हूँ, देखिए देख बेटा, ये है, देखिए तो एक, तो अभी देखिए जब मैं एक पैर उठा रहा हूँ तो क्या उसमें दूसरा मोशन में स्लाइड कर रहा है? नहीं, वही तो स्लाइडिंग होती है। यदि ये पैर आपने हवा में उठाया है, आप उसी समय दूसरा मोशन में आ गया, तब तो आप माउथ के बल गिर जाएंगे। आगे यदि चला गया तो हाँ पीछे गिर जाएंगे सर के बल। और यदि उसी समय जब मैं एक पैर उठा रहा हूँ अपना, और उसी समय दूसरा मोशन में आ गया, पीछे चला गया, तो मैं माउथ के बल आगे पर चला जाऊंगा। तो एक रेस्ट में है, एक अर्थ को प्रेस करने का काम उस समय कर रहा है। अब देखिए दूसरा हवा में आया, अब फिर जो पहले से रेस्ट में था वो उठा, अब ये देखिए आगे जा रहा, तो अभी हवा में जा रहा है, ये है ना, हाँ हवा में है ना। अब देखिए तो ये हवा में है, यह देखिए ये हवा में है, अब आगे बढ़ा, अब ये रेस्ट में था। तो हमेशा एक का काम होता है हवा में आगे बढ़ना, और दूसरे का काम होता है प्रेस करना। एक ही समय में दोनों मोशन में नहीं होते, एक समय में एक ही मोशन में होता है, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, तब आप आगे बढ़ते हैं। एक तो प्रेस करने का काम कर रहा था। क्यों प्रेस कर रहे होते हैं आप प्रेस कर रहे होते हैं किसके लिए? जब आप प्रेस करते हैं तो भी रिएक्शन है, सेम एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जब आप प्रेस करते हैं तो एंगल बनाते हुए प्रेस करते हैं। जब हम प्रेस करते हैं बेटा तो एंगल बनाते हुए प्रेस करते हैं, एंगल बनाते हुए प्रेस करते हैं, तो नॉर्मल एंगल बनाते हुए मेरे बॉडी पे लगता है। उसका एक कंपोनेंट थीटा जैसा लेंगे, उसका साइन कैसा आएगा? तो एक कंपोनेंट वर्टिकल होता है, एक कंपोनेंट नॉर्मल का मेरे बॉडी पर एक कंपोनेंट वर्टिकल होता है जो वेट को बैलेंस करता है, और एक होता है हॉरिजॉन्टल जो मुझे आगे बढ़ाता है। हमको आगे चलने के लिए फोर्स कहाँ से मिलता है? अर्थ के रिएक्शन से। जितना तेज हम चलना चाहते हैं उतना ही ज़्यादा हमको अर्थ को प्रेस करना पड़ता है, उतना ही तेज हमको अर्थ को दबाना पड़ता है, प्रेस करना पड़ता है। प्रेस करने से क्या होता है? उतना ही ज़्यादा नॉर्मल बॉडी पे मिलता है। तब उससे क्या होगा? तो उसका एक कंपोनेंट मेरे वेट को बैलेंस किए रहेगा, वर्टिकल इक्विलिब्रियम, और एक हमारे इसको बैलेंस करेगा, हमको हॉरिजॉन्टल फोर्स देगा दौड़ने के लिए ना, आगे बढ़ने के लिए, दौड़ने के लिए हमको फोर्स देगा बेटा। और उसी समय बेटा फ्रिक्शन का क्या रोल होता है कि नहीं? उसी समय फ्रिक्शन न रहे तो दौड़ पाएंगे नहीं। तो उसी समय फ्रिक्शन का क्या रोल होता है? तो फ्रिक्शन का रोल होता है बेटा कि जो हम फोर्स लगाए होते हैं उसको बैलेंस करता है, काउंटर बैलेंस करता है। यदि हमने तो फोर्स लगा दिया एंगल बनाते हुए, तो हम जो अर्थ पर लगाए थे बेटा, हम जो अर्थ पर लगाए थे उसका एक कंपोनेंट अर्थ का परपेंडिकुलर हुआ और एक कंपोनेंट पीछे हुआ। तो जो पीछे वाला कंपोनेंट था, जो पीछे वाला, ध्यान दीजिएगा, जो पीछे वाला कंपोनेंट बेटा वो क्या करेगा? पैर को पीछे ले जाएगा। तो यदि फ्रिक्शन न रहे तो उसको बैलेंस कौन करेगा? तो फ्रिक्शन न रहे तो पैर को पीछे तो ले ही जा रहा है। क्योंकि हम जो फोर्स लगाते बेटा हमेशा ही, कभी भी यदि हम वर्टिकल फोर्स लगाएं बेटा तो हम कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे,
कभी यदि सीधे अर्थ को वर्टिकली दबाऊं तो वह आगे हम बढ़ेंगे नहीं। आगे हम कैसे बढ़ते हैं, जब हम एक पैर हवा में उठाते हैं और दूसरा अपने आप ऑटोमेटिक देखिए आपकी एड़ी हल्का सा ऊपर उठेगी और आपके पंजे दबा रहे होंगे अर्थ को, तो ऑटोमेटिकली एंगल बन गया बेटा। तो जो हमने फोर्स लगाया वह एंगल लगा, जब हम जो फोर्स लगाया वह एंगल पे लगा, तो अब उसका एक कंपोनेंट वर्टिकल हुआ, एक हॉरिजॉन्टल हुआ। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लगाए गए फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा बैक डायरेक्शन में होता है पैर पर, और जब वो हुआ बैक तो उसको बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शन चाहिए, नहीं तो क्या होगा जानते हैं, किसी भी दिशा में यदि नेट फोर्स जीरो ना हो तो उस दिशा में बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं रहती। तो इक्विलिब्रियम में किसी भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में रहने के लिए नेट फोर्स डायरेक्शन में जीरो होना चाहिए। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यदि इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा तो पैर पर फोर्स लगा हुआ है बैक डायरेक्शन में, तो बैक डायरेक्शन में पैर पीछे फिसल जाएगा। तो वही जब कभी अचानक आप चल रहे होते हैं, हमारे बाथरूम में यदि वहाँ चल रहे हैं, पहले से आपको पता नहीं है कि यहाँ पर थोड़ा सा स्लिपरी है, यानी कि स्लीपिंग है, यहाँ पर आपको पहले से पता ना हो। मान लीजिए कहीं पर कोई फर्श है वाइट है, उस पर एक ऐसा ऑयल है वो भी वाइट ही है, आपको पता नहीं चले और आप अचानक मस्ती से जा रहे हो, क्या होगा जानते हैं, क्या होगा? हाँ, आपको पहले से पता ना हो क्या हुआ। महाभारत में दुर्योधन के साथ क्या हुआ था? फ्रिक्शन का ही कमाल था। महाभारत कहिए कि महाभारत का मेन कारण क्या था, तो फ्रिक्शन था। फिजिक्स फ्रिक्शन था। अरे फ्रिक्शन पर्याप्त हुआ होता, दुर्योधन गिरा नहीं होता, और दुर्योधन गिरा न होता तो द्रौपदी हंसी न होती, और यदि वो हंसी न होती तो दुर्योधन कसम न खाया होता, और जब वो कसम न खाता तो महाभारत होता ही नहीं। महाभारत एक कसम की वजह से हुआ। महाभारत यदि ये कहा जाए कि महाभारत, तो भाई वो क्या कहा, द्रौपदी ने क्या कहा कि अंधे का लड़का अंधा होता है, और वो हंस दी, इसी वो बुरा मान गया। तो क्या रोल था, मेन रोल क्या था? फ्रिक्शन था ना, मेन रोल था फ्रिक्शन। ओके, तो फ्रिक्शन जब भाई हम चल रहे हैं बेटा, तो एक पैर मेरा हवा में है, तो जो पैर मेरा ग्राउंड पर है उस पर फ्रिक्शन लगेगा, जो हवा में उस पर तो फ्रिक्शन लगा नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन के लिए बॉडी कॉन्टैक्ट में चाहिए। तो जो पैर हमारा ग्राउंड पर है, जो प्रेस कर रहा है, उस पर फ्रिक्शन लग रहा है किधर? आगे, क्योंकि हम फोर्स लगाए हैं किधर? पीछे। तो फ्रिक्शन बैलेंस करता है। जब वही अचानक फ्रिक्शन का मान कम हो जाता, जैसे ऑयली हो, स्लिपरी हो, तो फ्रिक्शन का मान कम पड़ गया, हमने फोर्स लगा दिया ज़्यादा पीछे। हम समझ रहे थे कि हाँ उतनी ही मेरी आदत पड़ी है चलने की, हम समझ रहे फ्रिक्शन पर्याप्त था, हम अपने मस्ती से चल रहे हैं। अचानक वहाँ पर ऑयली है और वह फोर्स पीछे लगा दिया ज़्यादा, अब वो ज़्यादा फोर्स है, इधर फ्रिक्शन हो गया कम, पैर पीछे चला जाएगा, माउथ के बल गिर जाएंगे। यस, तो गिरते हम क्यों हैं? ओके, तो दिस इज द रीजन। तो जस्ट लाइक दिस, जैसे हम चलते हैं, बिल्कुल 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 ठीक वही मैकेनिज्म इसका है, बिल्कुल ही ठीक वही मैकेनिज्म इसका है। किसका? इस डिस्क का, रोलिंग का। तो रोलिंग मोशन का ठीक वही मैकेनिज्म है कि देखिए, यह जैसे मेरा पैर रेस्ट में होता है, वैसे ही यह भी रेस्ट में है, और ये क्या कर रहा है? आगे बढ़ने के लिए ये प्रेस कर रहा है। देखिए, इसका वेट तो सीधा वर्टिकल है। यदि वर्टिकल ही केवल होता ना, तो नॉर्मल भी वर्टिकल लगेगा इस पर, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर। तो आगे ले कौन जा रहा है? आगे ले कौन जा रहा है बेटा? तो हमेशा ही यह जब फोर्स लगाता बेटा, प्रेस करता है आगे बढ़ने के लिए, तो ये एंगल बनाता हुआ करता है ठीक वैसे ही। और जैसे अभी मैं समझाऊंगा हम चलते कैसे, वॉकिंग इज हाउ पॉसिबल, चलना हम लोग का कैसे पॉसिबल होता है, वॉकिंग कैसे पॉसिबल होता है, तो ठीक वही प्रोसेस यहाँ है। ओके, जस्ट वैसे ही यहाँ पर भी बेटा देखो, जस्ट वैसे ही यहाँ पर भी ये प्रेस कर रहा है, या फोर्स कंपोनेंट लगा, और ये देखिए बेटा ना, और ये लगा फ्रिक्शन। तो मैं कहूँ कि जब बॉडी रोल कर रही होती है तो फ्रिक्शन की दिशा क्या होती है? तो सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही हुआ कि जब बॉडी रोल कर रही होती है तो फ्रिक्शन कहाँ पर होता है? तो फ्रिक्शन होता है आगे। किधर होता है? फ्रिक्शन लगता है बेटा आगे लगता है फ्रिक्शन। दिस इज द फ्रिक्शन। हो गया। तो अभी केवल हम ये बताए कि फ्रिक्शन रोलिंग होता क्या है ना? हाँ, अभी चाहते होंगे कि अभी एपिसोड जम के चले आगे, यहाँ रोक ना जाए है ना? तो ये बेटा, क्योंकि भी बहुत बड़ा चैप्टर है रोलिंग बहुत ही बड़ा चैप्टर है। काइनेटिक एनर्जी, डिफरेंट बॉडी का शेप होगा, डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी होगी, फिर बीटा फैक्टर क्या होते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त चैप्टर है। तो अब फिलहाल अब यहाँ पर हम लोग देखें भी रोलिंग मोशन है क्या। तो केवल रोलिंग मोशन का सिंपल रोलिंग मोशन है क्या? तो रोलिंग मोशन इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द रोटेशनल मोशन एंड
linear motion. Rolling motion is the rotational motion about the point of contact. मीन्स हम यह कह सकते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट किस में होता है, हमेशा रेस्ट में होता है। और क्या फ्रिक्शन का यहाँ पर रोल, क्या फ्रिक्शन का रोल है, तो बिना फ्रिक्शन के बिना टार्क कौन बनाएगा, तो फ्रिक्शन का रोल है ना। तो एक लाइन बस और लिखिए, यहाँ पर लिखिए कि फ्रिक्शन, एक लाइन नोट करिए, फ्रिक्शन इज मस्ट फॉर रोलिंग। एक लाइन लिखिए कि फ्रिक्शन इज मस्ट फॉर रोलिंग। रोलिंग के लिए फ्रिक्शन मस्ट है, बिना फ्रिक्शन के रोलिंग होगा ही नहीं। तो लिख दीजिए, एक लाइन लिखो बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें कि फ्रिक्शन इज मस्ट फॉर रोलिंग। क्यों, अभी देख रहे हैं यहाँ फ्रिक्शन का डायग्राम बना हुआ है, ये डायग्राम आप अच्छी तरह से बना दीजिएगा। ये प्रेस कर रहा है, फोर्स लगाया है, अप्लाइड किया बेटा, और ये क्या है, इसका एक कंपोनेंट वर्टिकल है जो लगाया गया फोर्स का, यह एंगल थीटा मान लिया जाए, तो ये बना गया एफ कॉस थीटा, ये बना एफ साइन थीटा, बना ना एफ साइन थीटा। एफ साइन थीटा का अपोजिट में देखिए ये है फ्रिक्शन। यदि फ्रिक्शन कम पड़ जाएगा तो बॉडी स्लिप करने लगेगी, जैसे हम लोग स्लिप कर जाते हैं। तो यदि फ्रिक्शन कम पड़ गया तो बॉडी स्लिप कर जाएगी। क्यों, क्योंकि एफ साइन थीटा देखिए पीछे खींच देगा इसको, तो स्लिप करेगी बॉडी आगे ना, मीन्स कि यह तब रेस्ट में नहीं रह जाएगा, तब यहाँ मोशन हो जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा। हो गया, जैसे हम लोग स्लिप करके गिर जाते हैं, ठीक वैसे यह भी स्लिप करने लगेगा, यह डिस्क भी स्लिप करेगा बेटा। तो फिलहाल अभी एक पॉइंट नोट करिए कि फ्रिक्शन इज मस्ट फॉर रोलिंग। हो गया, फ्रिक्शन इज मस्ट फॉर रोलिंग, बस इतना लिख दीजिए, लिख दिया। और एक लाइन और लिखिए, एक लाइन और लिखिए, क्या कि फ्रिक्शन इज ना, फ्रिक्शन इज डिसिपेटिव नेचर, फ्रिक्शन डिसिपेटिव नेचर। हाँ क्या बेटा, क्या लिखा आपने, फ्रिक्शन इज डिसिपेटिव नेचर, यानी कि फ्रिक्शन इज डिसिपेटिव इन नेचर। मतलब क्या कि फ्रिक्शन का काम होता है एनर्जी का लॉस कराना। हाँ लिख दीजिए कि फ्रिक्शन का वर्क क्या है, हिंदी में, इंग्लिश में, चाहे जिसमें भी ना लिख लो अपना, कि फ्रिक्शन का काम है एनर्जी का लॉस कराना। फ्रिक्शन इज डिसिपेटिव इन नेचर, एंड डिसिपेटिव नेचर मतलब क्या होगा कि वो एनर्जी का हमेशा लॉस कराता है। तो फ्रिक्शन इज डिसिपेटिव इन नेचर, बट इन द रोलिंग मोशन, बट in rolling motion friction does not losses energy. Friction does not losses energy, but in rolling motion फ्रिक्शन डज नॉट लॉसेस एनर्जी, यानी कि फ्रिक्शन के केस में, रोलिंग के केस में फ्रिक्शन कोई एनर्जी का लॉस नहीं कराता, बट इन रोलिंग मोशन फ्रिक्शन डज नॉट लॉसेस एनर्जी, यानी कि फ्रिक्शन किसी भी एनर्जी का लॉस नहीं कराता। सवाल है वाई, सवाल है भाई बिकॉज, हाँ मेन पॉइंट लिखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है यह, बिकॉज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट is, because point of contact is in rest, because point of contact is in rest। क्यों, क्योंकि point of contact किस में है, point of contact रेस्ट में है। तो because point of contact is in rest, point of contact किस में होता है, point of contact रेस्ट में होता है। तो जब point of contact रेस्ट में है, यानी कि relative motion of the point of contact with the earth with the surface is zero, रेस्ट में है तो जीरो। तो जब स्लाइडिंग है ही नहीं तो फ्रिक्शन लगेगा कहाँ से? फ्रिक्शन तो तभी नहीं लगता है जब या तो रिलेटिव मोशन हो रहा होता है या रिलेटिव मोशन होने की टेंडेंसी होती है। फ्रिक्शन तभी होता है, फ्रिक्शन तभी लगता है, फ्रिक्शन तभी लगता है जब रिलेटिव मोशन या तो हो रहा होता है या तो होने की टेंडेंसी होती है। यानी कि दो सरफेस के बीच जब रिलेटिव मोशन या तो हो या होने की टेंडेंसी हो तभी फ्रिक्शन होता है। यहाँ पर रिलेटिव मोशन है ही नहीं, कौन से दो सरफेस, यह डिस्क जिसका लकड़ी का डिस्क बना हुआ है, तो ये लकड़ी का मालिक्यूल और यह अर्थ ग्राउंड पर रोड है मान लीजिए, तो रोड का मालिक्यूल, इन दोनों मालिक्यूल के बीच में रिलेटिव मोशन होना चाहिए या रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी होना चाहिए, तभी फ्रिक्शन लगेगा। और यहाँ तो साफ साफ दिया है कि रेस्ट में है, तो जब यह रेस्ट में है तो फ्रिक्शन लगेगा, नो, फ्रिक्शन लगेगा, नो। तो क्या फ्रिक्शन के अगेंस्ट एनर्जी लॉस होगी, तो आप कहेंगे नो, एनर्जी लॉस नहीं होगी।
तो फ्रिक्शन का काम क्या है? तो क्या फ्रिक्शन यहाँ है ही नहीं? नहीं, फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन की टेंडेंसी है। रोलिंग मोशन है, देखो बेटा, रोलिंग मोशन है, यहाँ पे लीनियर मोशन की टेंडेंसी है, लेकिन चूंकि दोनों भी प्लस और माइनस जोड़ने से वह जीरो आ गया है, तो टेंडेंसी है बट न्यूमेरिकल वैल्यू इज जीरो, एंड दिस इज रीजन दैट व्हाई देयर विल बी फ्रिक्शन in the forward direction. There will be friction in the forward direction, but it will be counterbalanced by this force of sin theta. यदि कभी भी यदि ये ज़्यादा हुआ तो बॉडी विल बी स्लिप, यदि ये ज़्यादा, और फ्रिक्शन का भी एक्टिंग फोर्स ज़्यादा होता नहीं बेटा, तो एफ आर ज़्यादा कभी होगा ही नहीं, जब भी होगा तो वह उससे बराबर या कम ही होगा, ये फोर्स ज़्यादा हो सकता है। तो यही जब हम लोग फोर्स लगा देते हैं पैर से ज़्यादा और फ्रिक्शन हो जाता है कम, तो गिर जाते हैं। ठीक वैसे ही यदि यहाँ पर भी यह फोर्स लगा दिया ज़्यादा, यानी कि ये हो गया ज़्यादा, तो क्या अब फ्रिक्शन हो गया कम, तो ये ज़्यादा कैसे होगा? ये तो ज़्यादा नहीं होगा, वो तुम्हारी जो वस्तु है वो तो उतना ही रहेगा। लेकिन यदि किसी कारण पर फ्रिक्शन हो गया कम, यानी कि जैसे मान लीजिए कि एक साइकिल का पहिया है या कोई व्हील ले लिया जाए ना, कोई व्हील है और वो आसानी से किसी फर्श पर आसानी से रोल कर रहा था। अब क्या करिए, उसी फर्श पर अब ऑयल लगा दीजिए, ऑयल गिरा दीजिए अब उसी फर्श पर ना, अब उसी पर फर्श पर ऑयल गिरा दीजिए। अब देखिए क्या उतनी ही आसानी से अभी भी वो रोल करेगा? पक्का नहीं करेगा, नहीं करेगा। क्यों? फ्रिक्शन कम हो गया, फ्रिक्शन कम हो गया, अब वो उतनी आसानी से रोल नहीं करेगा, कदापि नहीं करेगा। ओके, तो ये है बेटा रोल ऑफ द फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन क्या आपने लिखा? फ्रिक्शन के लिए दो बातें ध्यान रहे, अच्छी तरह से नोट बना लीजिए। फ्रिक्शन इज मस्ट फॉर रोलिंग मोशन, ये सीधे सीधे लाइन छपेती है जो मैं बोलता हूँ। तो फ्रिक्शन इज मस्ट फॉर रोलिंग मोशन, फ्रिक्शन इज मस्ट फॉर रोलिंग मोशन बिकॉज देयर इज नो डिसिपेशन ऑफ एनर्जी, अगेंस्ट द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन रोलिंग मोशन के लिए जरूरी है, यदि फ्रिक्शन नहीं होगा तो रोलिंग मोशन नहीं होगा। ध्यान रहे कि रोलिंग मोशन, फ्रिक्शन का रोल होता है एनर्जी का लॉस कराना, लेकिन रोलिंग मोशन में वह किसी भी एनर्जी का लॉस नहीं कराता। लिखिए, 3 बार लिखिए कि फ्रिक्शन रोलिंग मोशन में एनर्जी का लॉस नहीं कराता। 3 बार लिखिए, नहीं कराता, नहीं कराता, नहीं कराता। अब रीजन में क्यों नहीं कराता, तो लिखेंगे कि वहाँ पर ना फ्रिक्शन स्लाइडिंग नहीं है, रिलेटिव मोशन नहीं है, तो लिख दीजिए कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज इन रेस्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज इन रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू द सरफेस, विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड या रोड या फ्लोर, यानी जिस पे वो हो रहा है। तो दिस इज दैट व्हाई देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। पक्का? क्लियर? चलिए, तो यहाँ अब नहीं, आप हम लोग पढ़ना क्या है, अब रोलिंग मोशन क्या होता है तो समझे हम लोग क्या होता है। अभी जनरल आइडिया रोलिंग मोशन का हो गया कि रोलिंग मोशन क्या होता है। रोलिंग मोशन में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का रोल क्या है ये समझ लिया, रोलिंग मोशन में फ्रिक्शन का रोल क्या है ये समझ लिया। अब रोलिंग मोशन की काइनेटिक एनर्जी वगैरह क्या होती है, और यहाँ पर कुछ और बातें, नॉर्मल वगैरह क्या होते हैं, कैसे लगते हैं, उनका रोल क्या होता है, टार्क कैसे बना रहा है यह, क्लियर, रोलिंग बॉडी रुकती कैसे है, तो बाकी चीज़ें तो जस्ट अभी इससे बाद में आएगा। ये था हम लोग का रोटेशनल मोशन का पार्ट 6 था। अब आएगा तो रोलिंग मोशन का, इसी में रोलिंग मोशन भी है, तो या तो इस चैप्टर को हम कर देते हैं बेटा रोलिंग मोशन पार्ट 1 ये है, ये है रोलिंग मोशन पार्ट 1, है ना, इसका नाम दे दिया जाए रोलिंग मोशन पार्ट 1। और अगला पार्ट टॉपिक आएगा रोलिंग मोशन पार्ट 2, ठीक यहाँ से आगे स्टार्ट किया जाएगा। जस्ट अभी थोड़ी देर बाद मिलता हूँ और वहाँ स्टार्ट किया जाएगा रोलिंग मोशन पार्ट 2। ओके, तो यहीं पर रोक दिया जाए, अभी फिर मिलते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक।